ओके गाइस, सो अब हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये अपना मिरर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्रॉस का मतलब कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन मैंने आपको बता दिया। अब अपन आते हैं इस पोर्शन पे। ये आपका पूरा का पूरा लेंस से इन्वॉल्व है, रिफ्रैक्शन से ये भी इन्वॉल्व चीज़ है, लेकिन ये अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अपन शायद मोस्ट लाइकली इस वीडियो के अंदर दोनों कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन स्पेशल चीज़ें देखेंगे, थोड़ी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें। हालांकि ये वीडियो और इससे पहले वाले वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से सुननेगा। ठीक है, तो देखो रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है। सबने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि यार एक ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर है, यहाँ पे अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। μ1 μ2 क्या होते हैं बेसिकली, वो ये होते हैं कि यार आपकी स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर वाटर में हो, ठीक है, तो वाटर के अंदर ऑब्जर्व किया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3/4 ऑफ ओरिजिनल जो वैक्यूम में होती है ना स्पीड, उसकी 3/4 होती है। तो अगर आप म्यू की वैल्यू निकालते हो 4/3 आ जाती है लगभग। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया, तो साइंटिस्ट लोगों ने फिर कैलकुलेशन की, तो पता चला कि ये जो है ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था, ये देखो ये रे ऐसे जा रही थी ना, वैसे ही यहाँ पे ऐसे बेंडिंग हो जाती। तो इस एंगल का जाता है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन। ठीक है, इनके बीच में रिलेशनशिप होती है क्या, साइन आई अपॉन साइन आर, या ऐसे कर लो दिस इंटू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड इंटू साइन ऑफ उसका एंगल। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, 10वीं में पढ़ी हुई है, मैं बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करूंगा नहीं, इसको समझ गए होगे आप लोग। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है यार कि अगर आपको यहाँ पे आई दे रखा है कि यार कोई ग्लास स्लैब है, उसके ऊपर अगर 30 डिग्री से इंसिडेंस किया, तो यहाँ पे आपको एंगल ऑफ यहाँ पे आपका कितना है, μ1 है, वैक्यूम का या एयर का अपन 1 मानते हैं, तो 1 इंटू साइन 30 बराबर, यहाँ पे ग्लास स्लैब है तो ग्लास का आपको दे रखा होगा जैसे 1.5 है फॉर एग्जाम्पल, तो 1.5 इंटू साइन ऑफ आर, तो उससे आर की वैल्यू आ जाएगी, निकालो साइन इनवर्स 2/3 आएगी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी, कोई खतरनाक बात नहीं बोली मैंने, ये सारी चीज़ें 8वीं और 10वीं क्लास की चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ अलग आया नहीं अभी तक, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसमें भी वही है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगते हैं, 2 लॉ होते हैं, पहला ये स्नेल्स लॉ और दूसरा ये कि तीनों की तीनों सेम प्लेन में होनी चाहिए, कि आई नॉर्मल और आर, ये वाली रे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सबकी सब सेम डायरेक्शन में, सेम प्लेन में होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ खतरनाक नहीं है, ये भी आपने 10th में पढ़ा हुआ है। तो चलो इस पे अपन ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, अपन पढ़ते हैं आगे। अब आते हैं लेंस की बात। तो अब देखो इन्होंने क्या किया, अगर अपन एक ग्लास के स्लैब को काट के इस तरह से बना देते हैं ना कि यार अपन उसकी दोनों फेसेस को ऐसे कर्व कर देते, तो एक लेंस बन जाता है, जैसे चश्मे के अंदर होता है ना, जैसे ये चश्मा है। ठीक है, तो ये लेंसेज है ना। तो ये कैसे बने, अब मैं इसमें दिखा नहीं पाऊंगा कैमरा में, क्योंकि मेरे लेंस जो है वो फ्रेमलेस नहीं है, फ्रेमलेस वाले लेंस मेरे पता नहीं कहीं होंगे, बट एनीवे, तो इसमें बेंडिंग होती है, या तो इस तरह का होता है या इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये वाला जो लेंस होता है ना, ये क्या करता है, पैरेलल रेज को ऐसे फोकस करता है एक जगह पे। ठीक है, ये होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये होता है आपका कॉनकेव लेंस। इसमें क्या होता है, अगर आपने पैरेलल रेज छोड़ी तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने। ठीक है, कुछ खतरनाक नहीं बोला है, वापस से सब 8वीं 10वीं का माल है। ओके, अब कुछ और नहीं बातें। अब ध्यान दो कि मिरर के केस में इसको, इस वाले केस में, हाँ मिरर के केस में ऐसा अगर होता है उसको कॉनकेव बोलते हैं कि अंदर केव बन रही है, तो यहाँ पे केव यहाँ वाली देखी जाती है। ठीक है, तो ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स और ये भी कॉन्वेक्स। ठीक है, समझ गए। तो अब यहाँ पे मिरर, अब यहाँ पे भी लेंस फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, अब ये अपना इजी कवर होगा, क्योंकि अपने मिरर के अंदर अच्छे से पढ़ लिया था कि कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब ये इजीली कवर होगा। देखो, तो अगर आपके पास कोई लेंस है, ठीक है, और यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रख रखा है, इसका भी यू सेम डायरेक्शन से निकालोगे, तो अगर आप इसकी इमेज वगैरह बनाओगे तो यहाँ जाके कुछ बनेगी, इस तरह से आप बनाओगे तो कुछ इस तरह से हरकतें होंगी। तो लेट से ऐसी कुछ इमेज बन गई फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये जो इमेज बनेगी ना, यहाँ पे आपको ये नोट करना है कि यहाँ पे जो v होता है ना यूजुअली पॉजिटिव आएगा ऐसे केस में। अब फॉर एग्जांपल अपन देखें इसकी बात, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगता है, ये 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ओके, यहाँ पे f और r के बीच में रिलेशन वैसा नहीं होता, जरूरी नहीं है कि आपका जो r/2 वाला रिलेशन हो हर बार वैलिड हो, उसके लिए अपना अलग फॉर्मूला आएगा जो मैं बाद में बताऊंगा, बट ये फॉर्मूला डेफिनेटली वैलिड हो सकता है। लेंस फॉर्मूला इसको यूज कैसे करते हैं, तो यू आर गिवन अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ कि कॉन्वेक्स लेंस अगर तुम्हारे पास है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो उसके केस में, हाँ अगर तुम्हारे पास कॉन्वेक्स लेंस है उसके केस में फोकल लेंथ की साइन क्या होगी ये बताओ, है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने जैसे अगर यहाँ पे अपन ने जैसे कोई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा कोई, तो उसकी रेज आके सामने बनती है इमेज, बताया था मैंने, फोकस सामने होता है। तो यानी कि ओरिजिन अगर आपका ये है, सेंटर ऑफ द लेंस अगर है, तो आपकी इमेज डिस्टेंस क्या हो गई,
पॉजिटिव हो गई, यानी फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो प्लस 10 सेंटीमीटर का जैसे है, यू की वैल्यू दे रखी है कि 20 सेंटीमीटर पीछे पड़ा हुआ है, तो फॉर्मूला में डालो 1/v माइनस 1/u। यू कितना है 20, गलत, -20 क्योंकि ऑब्जेक्ट पीछे पड़ा हुआ है, तो -20 इक्वल टू 1/+10। तो निकाल दो, इससे आंसर क्या आएगा, 20/3 आएगी वी की वैल्यू। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा लोगों को। कुछ बहुत खतरनाक कोई चीज़ बोली नहीं है मैंने, सिंपल सी चीज़ बोली है। ये दिख नहीं रहा है क्या, ठीक है ना, आई थिंक अब दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये हो गई आपकी v की वैल्यू। ठीक है, 20/3 लिखी हुआ है, किसी को समझ नहीं आ रहा है, 1/v माइनस 1/f लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अपन देखते हैं आगे। अब देखो कॉनकेव मिरर के कॉनकेव लेंस आएगा, उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर सेम चीज होगी, बस उसमें क्या कर रखा होगा, या एफ की माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस कर रखा होता है। कुछ भी नहीं करना है, आपको देखना है कि यार क्या लेंस की स्पेसिफिकेशन दी है। अगर बोल रखा है कॉनकेव लेंस है तो सिंपली फोकल लेंथ नेगेटिव कर देनी है। ठीक है, और कॉनकेव मिरर के केस में भी यही था, याद करो, कॉनकेव के अंदर नेगेटिव आती है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव आती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं रियल और वर्चुअल की बात, कि रियल इमेज कौन बना रहा है, वर्चुअल इमेज कौन बना रहा है। तो मिरर के केस में रियल इमेज बन रही थी कॉनकेव के केस में, लेकिन अगर आप लेंस की बात करो, ठीक है, लेंस के केस में क्या होगा, देखो ये ऐसे जा रही है रेस, तो देखो ये इमेज जो है वो सच्ची में रेस की मीट नहीं हो रही है। तो ये जो इमेज है वर्चुअल इमेज बनती है, मतलब कि ऐसा लगता है कि रेस जो है यहाँ से निकल के आ रही है, लेकिन सच में क्या यहाँ पे मीट हो रही है, नहीं। जैसे देखो यहाँ पे सच में मीट हो रही है ना, रेस रिफ्लेक्ट होकर सच्ची में आके मिली, वैसा यहाँ नहीं हो रहा है। तो इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज, ये होती है रियल इमेज। अब अगर अपन कॉन्वेक्स की बात करें, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल इमेज बन रही है। देखो ये रेज ऐसे जा रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ से आ रही है, लेकिन सच्ची में नहीं आ रही है, तो ये हो गई वर्चुअल इमेज। और कॉन्वेक्स लेंस के केस में रियल इमेज बनती है, देखो ये रेज सच में जाके मीट हो रही है। ठीक है, अब ये रेज ऐसे जाके क्यों मीट हो गई, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, वो अगेन थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जिसकी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको जेईई में क्वेश्चंस करने के लिए, और इस कोर्स का पर्पस वो नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है, कि कैसे करना है। ठीक है, तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलो ये वाली बात अपनी हो गई। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं मैग्नीफिकेशन का केस। अब लेंस के केस में क्या होता है कि अगर आपको मैग्नीफिकेशन निकालनी है उसमें सिंपल v/u करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ना, इसमें v की वैल्यू 20/3 प्लस आ रही थी, u की वैल्यू -20 थी, इसमें m कितना आएगा, v/u कितना हो गया, ये -1/3, यानी कि इमेज जो है वो उल्टी बनेगी और छोटी होगी साइज में। ठीक है, समझ आ गया ना इतना। तो अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया, ये होता है स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला और ये होता है स्फेरिकल लेंस का फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूले 10वीं क्लास के, अभी तक तो मैं 11वीं 12वीं में घुसा तक नहीं हूँ, अभी मैं केवल 10वीं का रिवीजन करा रहा हूँ अभी तक। ठीक है, तो अब अपन थोड़ा सा 12वीं का मटेरियल देखते हैं। ये तो देखो, अब साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि अगर मेरे को एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ का मेरे को जैसे मिरर बनाना है, वो तो हुआ आसान। क्यों, आपको पता है कि F=R/2 होता है, आपको जितनी फोकल लेंथ चाहिए उसका डबल कर लो और उतने रेडियस का स्फेयर बना के उसमें से मिरर काट लो, बन गया। अब यार अगर किसी को ऐसा हो कि मेरे को एक लेंस बनाना है जिसकी एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ, तो मैं क्या करूँ, मेरे पास एक पर्टिकुलर ग्लास होगा, ग्लास का म्यू मेरे पास गिवन होगा, तो मेरे को रेडियस क्या रखने चाहिए उन फेसेस के, क्योंकि देखो लेंस को ऐसे भी काट सकते हो कि एक ऐसे काटा, एक ऐसे काटा, एक ऐसे काटा, एक ऐसे काटा, एक को कम काटा, इधर से बहुत ज़्यादा काट दिया, या दोनों तरफ इस तरह से काटा, इस तरह के बहुत हो सकते हैं ना। इनको अलग अलग नाम से बोलते हैं, ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव, इस तरह के बहुत सारे नाम होते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स, वो कुछ इस तरह से हो जाता है। तो ये वैसे नामबाजी में कुछ रखा नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अपन इसकी बात करते हैं। तो अब अगर आपको एक दे रखा है एक लेंस, ठीक है, जिसके रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है कि यार इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिस ग्लास से काटा है इस साइड को, वो है R1, और इस साइड को जिस ग्लास से काटा गया इसका है रेडियस R2। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस ग्लास से इसको काटा गया, क्योंकि देखो आप इस लेंस की बात करो तो इसको अगर आप पूरा फुल कर दो ना, इस सर्कल को, देखो ऐसा स्फेयर बन जाएगा एक, तो जिस स्फेयर से इसको काटा गया उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर R1 है, जिस स्फेयर से इस दूसरे साइड को काटा गया वो अगर R2 है, और इस ग्लास का जो म्यू है वो म्यू है रिलेटिव टू द आउटसाइड मीडियम। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे इसको एयर माने तो इसका ओरिजिनल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वही, अगर ये म्यू 1 में पड़ा हुआ है, ये म्यू 2 है, तो म्यू 2/μ1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली बात है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा रिलेटिव बात की जाती है। किसी को अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन आ रहा हो प्लीज़ पीछे जाके वापस देखना। ठीक है, मैं हर बात एकदम लॉजिकली और कनेक्ट करके बता रहा हूँ, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं यार, पीछे जाके वापस देख लो, है ना, समझ में आ जाएगा। तो चलो यार, ये म्यू 2/μ1 वाली बात अपन बाद में करेंगे, आई थिंक आप कंफ्यूज हो गए। आपने एक बार ये मान लिया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है और ये वैक्यूम में पड़ा हुआ है, तो अगर अपन को इसकी फोकल लेंथ निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है ये वाला, 1/f = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2। चलो एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। तो आपके पास एक लेंस है जिसके अंदर ये वाला जो फेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर,
इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितनी 20 सेंटीमीटर और म्यू है 1.5। बताओ फोकल लेंथ कितनी इस लेंस की, ठीक है। तो मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ, आई थिंक इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अब, ठीक है। ऊपर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो निकालते हैं अपन। तो 1/f की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू माइनस 1, 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, 1/1r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इससे। आंसर गलत है। वो क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे तुमने वही गलती कर दी जो जिसकी वजह से 99% जेई एस्पिरेंट्स इस चैप्टर को मुश्किल समझते हैं, वो है साइन कन्वेंशन नहीं समझे तुम लोगों ने, ठीक है। साइन कन्वेंशन कहाँ घुसाओगे यार, साइन कन्वेंशन ऐसे कुछ भी R1 R2 डाल दिया है ना, तो आपको वापस से साइन कन्वेंशन यहाँ यूज़ करने हैं। साइन कन्वेंशन क्या यूज़ करने बताता हूँ मैं। अगर साइन कन्वेंशन क्या था, याद करो क्या था कि इस डायरेक्शन में, अगर आप लाइट की डायरेक्शन में अगर कंसिडरेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर अपन रे इस तरफ से भेजने वाले हैं, ठीक है, तो इस डायरेक्शन से अपन फोकल लेंथ निकाल रही है, अंडरस्टूड है, दोनों डायरेक्शन से अलग अलग होगी, ठीक है, अगर लेंथ सिमेट्रिकल नहीं है तो इस डायरेक्शन से अपन जैसे रे डाल रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में जो भी रेडियस है वो हो जाएगा क्या, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो इसका रेडियस किधर आ रहा है, इसका रेडियस इस साइड जा रही है क्योंकि इसका सेंटर इधर है स्फीयर का, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये लेंगे अपन +20, ठीक है। तो ये चलो यहाँ पे +20 अपन ने लिया, तो ये +20, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या करना है ना, इसका क्या करना है। तो भाई देखो, हाँ, अब अपन इस वाले लेंस की स्पेयर की बात करते हैं। तो आपने देखा कि इसका जो रेडियस है वो इस तरफ आ रहा है, ठीक है, इसका जो रेडियस है इस तरफ आ रहा है। तो अपन जाना चाह रहे थे इधर, और ये बंदा आ गया इधर, ठीक है, इधर चला मैं, उधर चला, इधर आ गया ये, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो R1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या, ओ बाय द वे एक मैंने मिस्टेक कर दी छोटी सी, कि आपका जो पहला वाला फेस है ना वो R1 होता है, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पे +10 आएगा, ठीक है। तो ये R1 जो है इसकी वैल्यू 10 है, ठीक है। तो ये जो है इसकी वैल्यू +10 होगी, ठीक है। ये मैंने शायद उल्टा लिख दिया, R2 मैंने इसको मान लिया था, सॉरी। R1 जो है वो इस तरफ है, तो R1 पॉजिटिव होगा तो +10 यहाँ आएगा, ठीक है। 20 का अपन को अब देखना है। और ये जो फेस है इसकी मैंने बोली थी R2 20 है, तो R2 किधर आ रहा है, देखो सर्कल, जैसे देखो इसका सेंटर इधर है और लेंस का सेंटर इधर है, यानी कि इस तरफ है आपका रेडियस, ठीक है। सेंटर अगर इस तरफ है स्फीयर का, तो यानी रेडियस इस तरफ आ रहा है। रेडियस वेक्टर अगर आप बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, इधर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा -20। तो यहाँ पे -20 आएगा, +20 नहीं आएगा। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.5 इंटू, ये कितना हो गया, ये इसकी f की वैल्यू होगी 40/3। ये इसकी असली फोकल लेंथ है प्लस में उस तरफ, ठीक है। समझ गए निकालना। ये होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर, लेंस बनाने वाला जो होता है ना, उसके काम आता है कि उसने देखा यार ये मेरे पास म्यू अगर पता है तो मैं R1 R2 अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ सच दैट मेरे पास इस फोकल लेंथ का लेंस आ जाए, ठीक है। क्या सब लोग समझ गए? कोई बहुत खतरनाक बात नहीं बोली मैंने, बस बोला कि R1 और R2 में साइन कन्वेंशन फॉलो करना, कि सबसे पहले जिस फेस पे पहले हिटिंग हो रही है ना, मैं इसको मिटा के नया डायग्राम बना लेता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। जिस फेस पे पहले हिटिंग हो रही है, इस फेस पे पहले हिटिंग हो रही है, इसका रेडियस देखो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, वो R1 है साइन कन्वेंशन के साथ। फिर इस पे आओ, इसका कहाँ जा रहा है, वो R2 है। अब अगर ये इस तरह का लेंस होता कि ये वाला तो रेडियस ऐसे और ये वाला भी ऐसे, तो ऑफकोर्स इसका रेडियस जो है वो थोड़ा पास होता, और ये वाला क्योंकि थोड़ा छोटा है, सॉरी ये वाला जो है इसका सेंटर कहीं इधर आता R2 का, और ये वाला थोड़ा पास में होता, ठीक है। तो ये भी अगेन बेंडिंग ही करता, ठीक है। तो आप रफली फोकल लेंथ ऐसे पता कर सकते हो कि यार जिस तरफ ज़्यादा बेंडिंग है, तो देखो ये वाला जो साइड है ये ज़्यादा बेंडिंग कर रहा है, तो ये ज़्यादा रिफ्रैक्शन करेगा। ओवरऑल ये एक नियम मान सकते हो आप, ठीक है, थंब ऑफ रूल ऑफ थंब। और ये वाला कम करेगा, तो देखो यहाँ पे बेंडिंग होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा होगी। और यहाँ पे देखो कॉनकेव लेंस आ गया, कॉनकेव लेंस ऐसा होता है ना, देखो कॉनकेव सेक्शन आ गया, तो यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इवेंचुअली कन्वर्ज ही हो जाएगी, ठीक है। अभी अगर इस तरह का कुछ होता कि यहाँ पे तो थोड़ा सा है और यहाँ पे बहुत बड़ा कॉनकेव है, तो यहाँ पे थोड़ी सी चलो यार डेविएट हुई है ना, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर वापस से उल्टी चली गई, तो ये इमेज वर्चुअल बनेगी। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ आप कर सकते हो R1 R2 की वैल्यू ट्वीक कर करके, ठीक है। अगेन ये सब मैं वही कॉरोलरीज बता रहा हूँ इस चीज़ की कि यार आप इस फॉर्मूले में क्या क्या ट्वीकिंग कर सकते हो, तो ठीक है। अभी तो कोई बच्चा कंफ्यूज हुआ उस वीडियो में, तो मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले बताया लेंस क्या होते हैं, लेंस रिफ्लेक्शन करते हैं, रिफ्लेक्शन बताया मैंने। रिफ्लेक्शन में 2 लॉ होता है, स्नेल्स लॉ, sin I × N1 = sin R × N2, ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। फिर हमने देखा उसकी प्लेन में होने चाहिए IR और नॉर्मल, ये तो यार सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर अपन ने देखा लेंस फॉर्मूला, कि अगर आपके पास एक लेंस दिया है, उसकी फोकल लेंथ दी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दी, तो कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया तो इमेज डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। फिर हमने देखा
कि मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं लेंस के केस में। फिर मैंने देखा लेंस मेकर फॉर्मूला। अब यहाँ पे भी टेबल्स वगैरह रहती है कि पास में ऑब्जेक्ट वगैरह किधर बनेगी, वो आप खुद फिगर आउट कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, ठीक है। वो सब रटना मुझे लगता है बहुत ही बेकार चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन करके बता देता छोटा सा, ताकि वो बता दो कि वो टेबल कैसे बना सकते हो आप, है ना। मैं रटने में ध्यान नहीं देता कि रटने वाले बच्चों का जेई नहीं निकलता है, ठीक है। उनको स्टार्टिंग में नंबर आ जाते हैं एग्जाम में, टेस्ट वेस्ट में। एग्जाम जब आपका फाइनल होता है उसमें उसी बच्चे का एग्जाम निकलता है जिसको कॉन्सेप्चुअली चीज़ें आ जाएगी। जेई में रटने वाली चीज़ें नहीं आती कि भाई ऑब्जेक्ट पास रखा तो किधर बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसका फोकस जैसे इधर है, हमने अगर फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगी। जैसे ये क्वेश्चन मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो तुम देखो फॉर्मूले में डाल के देखो 1/v - 1/u = 1/f। तो ये जो u है पहली बात नेगेटिव होगा, ठीक है, और f से थोड़ा सा कम होगा। तो अपन मान लेते हैं f/2 है जैसे अप्रॉक्स, तो ये -f/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये इमेज फोकस पे बन जाएगी। हाँ, तो मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अगर तुमने जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज वो फोकस और पोल के बीच में रखा ना अगर लेंस के, तो देखो f/2 पे रखा -f/2 होगी u की वैल्यू, ठीक है। तो ये देखो आंसर आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे -2/f होके तो -1/f, तो f पे वापस से पीछे ही इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर पीछे भी इमेज बन रही है, और अगर तुम v/u करोगे ना तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि सेम हाइट की ऑब्जेक्ट डबल हाइट पे बनेगी, ठीक है। तो अगर तुमने ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे रख रखा था ना, तो इसकी इमेज यहाँ पे बन जाएगी डबल साइज की, ठीक है। तो ये वापस से वर्चुअल इमेज होगी, मैग्नीफाइड इमेज होगी और इरेक्ट इमेज होगी। तो ये सब कैलकुलेशन देखो, ये मैंने करके बताया तुम्हें कि ऐसे ऐसे आ रहा है। मैग्नीफिकेशन भी m = v/u कर दिया। तो ये वापस से देखो, है ना। ऑनलाइन लेक्चर की अच्छी बात पता है क्या होती है, रिकॉर्डेड की आप पीछे जाके देख सकते हो। तो पीछे जाके देख लो, ये समझ में नहीं आया हो तो ये मैंने बता दिया कि इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस देन इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वो एक्जैक्टली डिपेंड करता है कहाँ बनेगी, डिपेंडिंग ऑन कहाँ रखा है, बट वो बेसिकली फोकस से बियॉन्ड बनती है यूजुअली। फोकस या फोकस के मतलब ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड बनती है, और मैग्नीफाइड इमेज यूजुअली बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। अब अगेन इसमें कुछ चीज़ें जो बोली आप उनको वेरीफाई कर सकते हो कैलकुलेशन वगैरह करके। अब यहाँ पे लोग टेबल रटने बैठ जाते हैं, टेबल आती है पूरी कि यार अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, यहाँ पे है तो क्या होगा, सी से पहले है तो क्या होगा। तो भाई करने को करो, कोई दिक्कत नहीं, बट रेक्टिफाई करना 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में काम आता है। जेई में इससे कुछ नहीं होता है। जेई में कुछ होगा, इससे होगा, इससे होगा, और जो मैंने बताया कैलकुलेशन उससे होगा, और मैं आगे जो बताने वाला उससे होगा, ठीक है। तो चलो यार, ये तो हो गई अपनी बातें इधर उधर की। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला आया। ये फॉर्मूला क्या है, ये बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हो इसको और इसको कंबाइन करने वाली बातें हो गई, ठीक है। वैसे एग्जैक्टली नहीं, तो ये हो गया रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो अगर आपके पास कोई स्फेरिकल सरफेस है जिसका आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ आर है, ठीक है। अब वो डायरेक्शन में नहीं बता रहा, जैसे अपने वाले इधर है, ठीक है। और आपने एक ऑब्जेक्ट रख रखा है इन अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ1, और जो ये सरफेस है, जो स्फेरिकल सरफेस चालू हो रहा है मीडियम, उसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ठीक है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी और मैग्नीफाइड कितनी होगी, ये फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला आया, साइंटिस्ट लोगों ने निकाला। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है, याद रखने दोनों। तो ये जितने भी बोर्ड पे फॉर्मूले लिखे, ये तो मस्ट इंपॉर्टेंट, मस्ट नो है, ठीक है। तो अपन देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखो हमें u पता है, ठीक है, हमें μ1 पता है, μ2 पता है और r पता है। तो ये देखो μ2 - μ1 पर निकाल के फॉर्मूले में डाल के आंसर आ गया। मैग्नीफिकेशन कितना होगा, v/u/μ1, μ2/μ1, तो μ2/μ1 से बस तुमको डिवाइड कर लेना है। अब ये सेम टू सेम लेंस वाली बात हो रही है, बट लेंस में क्या होता था कि यार यहाँ पे अपन एक और स्फेयर लगा देते थे और ये अपन μ1 ही मानते थे, और यहाँ पे अपन μ2 मानते थे, ठीक है। ये फर्क आ रहा था, तो ये μ2/μ1 μ1/μ1 के 1 हो जाता था, ठीक है। तो इसलिए नहीं हो रहा था। बाकी ये लेंस का थोड़ा सा जनरलाइज्ड फॉर्मेट है। लेंस में क्या किया, ये चीज़ 2 बार लगा दी गई है। तो अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, सिंपल सा क्वेश्चन। आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है जो इन्फिनिटी तक जा रहा है, बहुत बड़ा स्फेयर है जिसका रेडियस और कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर। तो ये प्लस में जाएगा, कॉन्वेक्स है क्योंकि, तो इधर जा रहा है ना रेडियस, तो +20 होगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर पीछे पड़ा हुआ है इसके, ठीक है, इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1.5 और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। तो बताओ इमेज इसके अंदर कहाँ बनेगी। तो मैं ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ अब। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। μ2 कितना है, 2/v, v फाइंड करना है, माइनस μ1 कितना है, 1.5/u। अब u यहाँ पे क्या है, पीछे है, देखो ऑरिजिन अपन इसको मानेंगे, तो ऑब्जेक्ट तो पीछे पड़ा है ना। इस फॉर्मूले के अंदर ऑरिजिन आप इसको मानते हो, इस स्फेयर की जो सेंटर है ना, मतलब स्फेयर का सेंटर नहीं, इसका जहाँ पे शुरुआत हो रही ना सरफेस की, उसका सेंटर। समझ गए ना क्या कह रहा हूँ मैं, ओके। तो u कितना होगा, -10 होगा, ठीक है। इधर है ना इमेज, ऑब्जेक्ट तो इधर है, -10 होगा, ओके।
इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, 2 माइनस 1.5 अपॉन आर, आर किधर है, उधर है, प्लस 20, निकाल लो, 2/v इक्वल टू 20.5 प्लस 3, तो v हो जाएगा कितना 40/3.5 यानी कि 80/7, तो 80/7 डिस्टेंस पे बनेगी। अब आप पूछेंगे मैग्नीफिकेशन कितनी है इमेज की, तो v/u करो 80/7/10, तो 8/7 तो ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया आपका μ2/μ1 2/1.5, तो ये हो जाएगा 8/7 इंटू 2 इंटू 3/2, तो ये 2 6/7 यानी कि छोटी इमेज बनेगी लेकिन इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, तो इसकी अगर यहाँ पे अपन ने एक 7 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट बनाया 10 सेंटीमीटर पे, तो वो इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे कहीं कितने डिस्टेंस पे, 80/7 कितना आया था, 80/7 है ना, 80/7 लगभग 11.4 सेंटीमीटर पे बनेगी और उसकी लेंथ कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समझ गए ना इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन क्या है, यही इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं, तो चलो अभी तक सारे फॉर्मूले याद हो गए है ना, सारे फॉर्मूले पे मैंने क्वेश्चन भी बता दिया, एक एक सिंपल कोई बहुत खतरनाक नहीं बनाया है। अब इनके ऊपर क्वेश्चन जो अच्छे बनते हैं ना जेईई एडवांस वगैरह, वो में कॉम्बिनेशन करके आते हैं। ठीक है, बट इससे पहले मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी सी बात बता दूं कि लेंस का फॉर्मूला आया कैसे, क्योंकि अगर आप इसको भी समझ जाओगे ना तो आपको काफ़ी चीज़ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर अपने पास जैसे एक लेंस है, इसके अंदर यहाँ पे R1 एक है, यहाँ पे R2 एक है। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैंने u डिस्टेंस पे अगर एक ऑब्जेक्ट रख रखा है इससे, ठीक है, और ये जो मीडियम है ये μ1 का है, ये μ2 का है। ठीक है, और ये भी ऑफ कोर्स μ1 ही है। तो आप देखो कि अगर आपने इस स्फेरिकल सरफेस को कंसिडर किया, क्योंकि देखो लाइट आ रही है, लाइट को थोड़ी दिख रहा है कि यार आगे लेंस खत्म भी हो रहा है, उसको तो ये लगेगा ना एक बार कि भाई ये तो अथाह महासागर है, जैसे अपने स्फेरिकल रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला देखा था ये वाला। तो आपने क्या किया, पहले केवल इस सरफेस पे ये वाला फॉर्मूला लगा के इमेज निकाल ली कि किधर बन रही है। समझो ध्यान से, u पता है, μ1 पता है, μ2 पता है, R1 पता है, बिल्कुल पता है, देखो R1 पता है। तो अब इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होके कहीं जैसे लेट से यहाँ इमेज बनती है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे इमेज बन गई। ठीक है, इस सरफेस की वजह से। अब ध्यान से देखो क्या होगा, ये लाइट रेस ट्रेवल की और यहाँ पे हिट हुई। ठीक है, अभी मैंने फाइनल इमेज नहीं बताया, मैंने बनाया कि केवल इनकी वजह से कहाँ पे बनेगी, इस सरफेस की वजह से। ठीक है, तो लाइट एक बार आके मुड़ गई, ओहो मजा आ गया, तो सरफेस में घुस गई। ठीक है, और उसने कहीं पे इमेज बना ली। अब ये वाला जो सरफेस है, ध्यान से देखना, ये वाला जो सरफेस है, ये इसको भी राइट रे मिल रही है और यहाँ भी स्फेरिकल सरफेस है, देखो स्फेरिकल सरफेस है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी μ2 और μ1 है। तो ये वाला फॉर्मूला अपन वापस से लगा सकते हैं, और फिर इसने कैलकुलेशन वापस कर ली। तो अब कैलकुलेशन कैसे होगी, ध्यान से देखना। अब अपना सेकंड मीडियम ये है, फर्स्ट मीडियम ये है, तो μ2 क्या होगा μ1, क्योंकि इसका मतलब होता है नेक्स्ट वाला मीडियम कौन सा है, तो नेक्स्ट वाला मीडियम ये है, v अपन को निकालना है, माइनस μ1। अब μ1 मतलब पिछले वाले मीडियम का कितना म्यू है, तो वो यहाँ पे μ2 होगा। ओके, समझ आ रहा है ना, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलो, नहीं समझा पीछे जाके वापस देखो, है ना। क्या क्या मैंने कि इस सरफेस की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, तो ये μ1 और μ2 क्या होता है, इधर वाला सरफेस μ1, इधर वाला μ2, तो अब इधर μ1 आ गया है, तो μ1 यहाँ आएगा और μ2 यहाँ आएगा। ठीक है, अपॉन u। अब u कौन सा होगा, इसकी वजह से जहाँ पे ये डिस्टेंस, इसको जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये डिस्टेंस का u1 है विद साइन कन्वेंशन, अगर साइन कन्वेंशन के साथ घुसाना। ठीक है, तो ये अपने निकाला, ये जैसे u1 आया तो यहाँ u1 डाल दिया। ठीक है, इक्वल टू μ2 माइनस μ1, यानी कि अगेन μ1 माइनस μ2, क्योंकि μ2 की जगह μ1 है और μ1 की जगह μ2 है, अपॉन R2 विद साइन कन्वेंशन। तो अगर आप इस तरह से निकालोगे तो जो v फाइनल आएगा ना, वो आएगा कि दोनों साइड ऑफ द लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद फाइनल इमेज कहाँ बनी, वो इससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ये निकल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो इसी तरीके से आपकी फॉर्मूला फाइनल आया है। ये जो m वाली चीज़ है ना, वो भी वैसे ही आई है कि पहले यहाँ मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट किया, फिर यहाँ मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट किया और ऐसे करके आंसर निकाला गया है। और मैग्नीफिकेशन तो मैं डेराइव भी करा देता हूँ। तो पहले वहाँ पे अब आप ये देखो कि मैग्नीफिकेशन क्या होती है, v/u/μ2/μ1। पहले वाले केस में मैग्नीफिकेशन कितनी हो रही है, u1/u/μ2/μ1 इतनी हो रही है। देखो μ1, इसके केस में v कितना है, u1 है, इमेज डिस्टेंस तो u1 है ना इस स्फेरिकल सरफेस के लिए, तो u1/u ओरिजिनल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, डिवाइडेड बाय μ2/μ1। ठीक है, और m2 कितना है, इसका मैग्नीफिकेशन कितना है, v/u, इसका v कितना है, जो फाइनल v आएगा वो, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का u1 था। और ये साइन कन्वेंशन अपन खुद घुसाएंगे तो अपन को साइन कन्वेंशन यहाँ कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे μ2 कितना है, μ1/μ2, ये देखो।
अब आप कभी भी ध्यान देना कि मैग्नीफिकेशन आपको अल्टीमेट निकालनी होती है ना, कि दोनों तीनों से कैसी हो रही है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो फाइनल मैग्नीफिकेशन इक्वल टू m1 इंटू m2 होता है, विच इज़ नथिंग बट ये फॉर्मूला है याद रखने की। अगर आपके पास मल्टीपल अगर आपके पास है डिवाइसेस, ऑप्टिकल डिवाइसेस, तो उसमें मल्टीप्लाई करता है। आप सोचो ना कि अगर एक लेंस है वो इमेज को डबल कर रहा है, फिर आगे एक और लेंस है जो ट्रिपल कर रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, डबल फिर ट्रिपल, यानी 2 इंटू 3 यानी 6 टाइम्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो पहले वाले सरफेस ने m1 टाइम्स मैग्नीफाई किया, दूसरे वाले ने m2 टाइम्स मैग्नीफाई किया, यानी टोटल मैग्नीफिकेशन कितनी हुई, m1 इंटू m2। तो कर दो, करो इसको मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, ये और ये कटे, ये कट गए, v अपॉन म्यू बच जाएगा। करके देख लो ये, तो देखो आ गया। लेंस के अंदर यही आता था कि नहीं आता था, मैग्नीफिकेशन v बाई यू होती थी कि नहीं होती थी। तो मैंने लेंस फॉर्मूला डेराइव करने का तरीका बताया फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी हो गया एक तरह से कि कैसे अपन इन फॉर्मूलों को इंटरकनेक्ट कर सकते हो, कैसे मल्टीपल, कैसे ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स या डिवाइसेस को डील करना है, ठीक है। सो दिस वाज इट। सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेंस और मिरर की हर एक एक चीज याद होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा जेई के अंदर मैं बताता हूँ, कि आपको बोला जाएगा कि आपके पास एक लेंस है जिसका म्यू इतना है, R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू इतनी है, तो इसको यूज़ करके लेंस मेकर फॉर्मूला से आप निकालो क्या, फोकल लेंथ। अब वो बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना है, तो अपन 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, f अपने पता कर लिया, u अपन को दिया हुआ है क्वेश्चन में, v निकाल लिया। फिर पूछेंगे मैग्नीफिकेशन कितना है, ये जेई मेन में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, एडवांस में हो सकता है, इजी पूछना हो तो पूछ लें। m इक्वल टू v/u कर लो, v हमें पता है, निकाला अभी अपन ने, और u पता है, ठीक है, u ओरिजिनल दिया था। तो 3 फॉर्मूले लगाने पड़े, पहले अपन ने लेंस मेकर फॉर्मूला से फोकल लेंथ निकाली, फिर अपन ने लेंस फॉर्मूला से इमेज डिस्टेंस निकाला, फिर मैग्नीफिकेशन निकाला, ठीक है, समझ आ रहा है। ओके गाइस, सो अब अपन देखने वाले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और एप्लीकेशन ऑफ ऑल दीस थिंग्स व्हिच यू हैव लर्न टिल नाउ, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या क्या देखा ऑप्टिक्स में, याद करो। अपन ने सबसे पहले देखा प्लेन मिरर, फिर अपन ने देखा स्फेरिकल मिरर, उसके फॉर्मूले देखे, क्वेश्चन कैसे लगाना है थोड़ा बहुत देखा, फिर हम लेंस पे आए, स्फेरिकल रिफ्लेक्शन पे आए, रिफ्रैक्शन थोड़ा बहुत देखा। अब हम इन चीज़ों के एप्लीकेशंस देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाते हैं। अब देखो रिफ्लेक्शन के एज सच कोई हम कह नहीं सकते कि कोई एप्लीकेशन एज सच कोई अलग से है, थोड़ा बहुत टेलीस्कोप वगैरह माइक्रोस्कोप में बता सकते हैं, चलो मैं आगे अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी अपन देखने वाले हैं 4 फेनोमेनन। पहला है स्लैब का फेनोमेनन, दूसरा है आपका एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, और तीसरा है आपका ये क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको TIR कहा जाता है, और एक आपका प्रिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे इन सारे फॉर्मूलों को एक साथ समझते हैं। तो अब देखो ये जो फॉर्मूला है ये थोड़े एडवांस्ड फॉर्मूला है, ये भी याद होने चाहिए, लेकिन इससे पहले आपको पहले वाले याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस हैं, इनसे भी क्वेश्चंस बन के आते हैं, स्पेशली एडवांस में आ जाते हैं। जैसे कभी कभी जैसे प्रिज्म पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन कभी बना देते हैं कि कुछ अलग सा पूछ लिया, क्योंकि इसमें क्या कैलकुलेशन वगैरह काफ़ी अच्छी खासी बन सकती है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन एडवांस में आ सकते हैं, हालांकि इतना नहीं आता है इन सब से, अगेन मैं कहूँगा इससे स्पेशली प्रिज्म से इतना ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि इसमें देखो बस यही फॉर्मूला है, इसमें कैलकुलेशन हो गई तो आंसर आ गया। ये बोर्ड में थोड़ा आ जाता है, थोड़ा बहुत जेई मेन में आ जाता है, एडवांस में आएगा तो कुछ अच्छा सा बना देंगे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगा के, तो हम हालांकि देख लेते हैं, ठीक है। तो स्लैब, तो देखो यार आपके पास अगर एक स्लैब है, ये सब 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये अपन आगे से देख रहे हैं। स्लैब पढ़ा हुआ है ज़मीन पे, इस पर ग्रे आई, तो वो यहाँ पे देखो नॉर्मल अपन एक बनाते हैं, तो देखो यहाँ पे ऐसे नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी और यहाँ हिट हुई, ठीक है। अब यहाँ एक और नॉर्मल बनाओ, तो पहले आपका जो मटेरियल था वो एयर थी, और यहाँ पे अब म्यू मटेरियल का एक स्लैब है ग्लास का, ठीक है। समझ आ रहा है सब लोगों को, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जब लाइट आपकी लाइटर टू डेंसर मीडियम जाती है, रेयर टू डेंसर जाती है, तो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंडिंग होती है। देखो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, ठीक है। तो अगर ये आपका एंगल आई था, तो यहाँ पे एंगल आर अपन ने कुछ मान लिया, और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एंगल आर से आ रहा है, पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल नॉर्मल्स है ना, दोनों 90 डिग्री पे। तो अब यहाँ पे एग्जिटिंग होगी, वो भी एंगल आई पे होगी, एंगल आई पे एग्जिटिंग होगी। नहीं समझ आ रहा है तो देख लो, 1 इंटू साइन आई इक्वल टू n इंटू साइन आर। यहाँ पे क्या होगा, n इंटू साइन आर इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा, थीटा इज द एंगल एट विच द रे गोज आउट, ठीक है। 1 इंटू साइन आई इक्वल टू n इंटू साइन आर आ रहा है पहले वाले से, ये देखो यहाँ पे। तो अपन नेक्स्ट नीचे देखेंगे तो n इंटू साइन आर, ये होगी आपकी फर्स्ट मीडियम की इक्वेशन स्नेल्स लॉ की, इक्वल टू क्या होगा, 1 इंटू बाहर जितनी भी एंगल पे जा रहे कैलकुलेशन करोगे, डिलीट करोगे तो थीटा इक्वल टू आई आ जाएगा। देखो इसको कैंसिल कुछ नहीं करना है, रेशियो लेना है। थीटा इक्वल टू आई आ गया, यानी आई एंगल पे एग्जिट करेगी रे। तो अब अगर आपके पास 2 लाइन्स हैं जो पैरेलल हैं, दोनों पे एक ही एंगल बना रही है एक लाइन, तो यानी ये दोनों पैरेलल है, तो ये लाइन अगर ऐसे जा रही थी तो अब ये ऐसे जाएगी। समझ आ गया क्या इतना, ठीक है। अब देखो इस शिफ्ट विफ्ट के भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन ना तुम्हारी HCR में दिया है, ना तुम्हारी NCERT में दिया है, और इस तरह के फालतू के फॉर्मूलों को याद करने का मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो अपन देखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो देखते हैं। तो एक फॉर्मूला आता है आपकी स्लैब की शिफ्टिंग वाला,
ये है आपका स्लैब की शिफ्टिंग वाला। तो देखो क्या होता है कि अगर आपके पास एक स्लैब है, ठीक है, इसके अंदर जैसे यहाँ पे एक कॉइन पड़ा हुआ है, ठीक है, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे आपकी आँख है, ठीक है। तो अब आपने इसको ऑब्जर्व किया तो आपकी आंखों की तरफ जो रे आनी चाहिए थी वो ये थी, ठीक है, लेकिन रे आएगी कौन सी, कुछ इस तरह से होके रे आएगी। समझ आ रहा है सब बच्चों को? समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? ये जो रे थी ये ऐसे सीधी आनी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन देखो यहाँ पे जो लाइट ऐसे जा रही हो, देखो रे तो इधर भी जा रही होगी, रे इधर भी जाएगी, देखो रिफ्रैक्ट होकर इधर चली जाएगी, तब की आंख में नहीं जाएगी वो, यहाँ से आंख में वो वाली रे जाएगी जो ऐसे आ रही होगी, क्यों, अब वो यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी तो यहाँ से आती हुई। तो आप नोट करना कि ये जो आपको जो लगेगा ना कि रे कहाँ से आ रही है, वो यहाँ से आती हुई दिखेगी आपको, ठीक है, आपको जो रे है वो यहाँ से आती हुई दिखेगी, यहाँ से नहीं दिखेगी। तो ये एक शिफ्ट आ गया। तो ये जो शिफ्ट होता है ना, ये आता है स्लैब की वजह से, इसको कहा जाता है डेल्टा टी। इसका फॉर्मूला होता है ये 1 - 1/μ × t, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है, इसकी थिकनेस अगर टी है, तो हम बोलेंगे t × 1 - 1/μ, इतना इसका शिफ्टिंग ऊपर हो जाएगा। समझ आ रहा है? इतना इसका शिफ्टिंग ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये अपन इस तरह की बात है। अब इसमें कुछ अजम्पशंस भी रहते हैं कि आप ऐसा नहीं कि एकदम यूँ नीचे से देख रहे हो, आप अगर ऊपर से देख रहे हो, जैसे इतना नहीं होता है एंगल, अगर आप जैसे ऊपर से ऑलमोस्ट देख रहे हो तो कितना डेप्थ है। और जेई में क्वेश्चन ऐसा ही सिंपल आएगा, ऐसा ज़बरदस्ती ज्योमेट्री बना के नहीं देंगे तो एडवांस वगैरह में देंगे और वो टफ क्वेश्चन में हो जाएगा। फिर आप पूरी ज्योमेट्री बना के फिर कैलकुलेशन करोगे कि भाई यहाँ पे एग्जैक्ट एंगल कितना है, एग्जैक्ट साइन कितना है, एग्जैक्ट थीटा कितना है, जो इस रिवीजन कोर्स का स्कोप है भी नहीं, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि भाई अगर अपन एक कोई सरफेस है उसके ऊपर एक टैब रख देते हैं, ग्लास का स्लैब ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो एक शिफ्टिंग हो जाती है, जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर दिखता है, थोड़ा कितना ऊपर शिफ्ट होता है, इतना, ठीक है, समझ गए। अब इसी से क्लोजली लिंक्ड है आपकी रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। तो देखो यही चीज़ मैंने आपको बताई, इसी चीज़ को अपन थोड़ा सा अगर और अपन देखें तो आप ये देखो कि यार अगर आपके पास जैसे कोई कॉइन है, वो वाटर में पड़ा हुआ है 10 मीटर के अंदर या 4 मीटर अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये इसकी रियल डेप्थ है। ये जैसे एक स्विमिंग पूल का बॉटम है, 4 मीटर डीप स्विमिंग पूल है और यहाँ पे कॉइन पड़ा हुआ है, तो इसकी रियल डेप्थ जो है, जो सच में ये डीप है, वो हो जाएगा आपका 4 मीटर। लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन अगेन अगर आप इसको आंख से देखोगे, तो अगर अपन ऊपर से इसको देखें तो ये आपको लगेगा 4 मीटर नीचे, अगर यहाँ से सरफेस से देखो, लेकिन ये असली में इतना नीचे आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो ये दिखता कितना डीप है, 3 मीटर डीप दिखता है, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर नीचे पड़ा हुआ है, तो वो उसकी हो जाएगी रियल डेप्थ। तो आपको अब पूछा जाएगा कि अपरेंट डेप्थ कितनी, भाई कितने पे लग रहा है, तो आप निकाल लोगे, ठीक है। या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एक कॉइन है जो लग रहा है कि 3 मीटर डीप है, तो असली डेप्थ कितनी है, तो निकाल लो फॉर्मूले से, ठीक है। ये 10th क्लास की चीज़ है, ये तो 10th क्लास की चीज़ है भाई, इसमें तो कुछ खतरनाक नहीं बताया मैंने, ठीक है, ये आपको पता होगा। अब आते हैं अपन थर्ड फेनोमेनन पे, जो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्वेश्चंस आ जाते हैं जेईई मेन वगैरह में, और कई सारे और एग्जाम्स में भी आते हैं, ठीक है। ओलंपियाड वालों को तो बहुत पसंद है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये क्या है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, तो अपन समझते हैं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि यार अगर अपन एक हायर डेंसिटी के हायर फ्रॉम द लाइट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम रिफ्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर अपन एक डेंसर मीडियम के अंदर हैं, तो हमने देखा था कि यार अगर जैसे कोई लाइट रे जा रही है तो ऐसे बेंड हो जाती है बाहर की तरफ, है ना, बताया था मैंने। साइन आर वाले से देखोगे तो ये वाला जो एंगल है ये ज़्यादा आएगा अगर आप अंदर से रे बाहर भेज रहे हो, ठीक है। तो आप ये सोचो कि यार अगर मैं इसको बेंड करता जाऊँ तो ऐसे ऐसे रे होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब ये रे बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाएगी। दिख रहा है, ये देखो रे बिल्कुल पैरेलल हो गई, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होता है ना, जब आपकी रे एकदम पैरेलल हो जाए फ्रॉम गोइंग फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेडियर मीडियम, उसको कहा जाता है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अपन कैलकुलेशन करते हैं, तो अपन यहाँ पे ये मानते हैं कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है, इसका म्यू है। तो अपन यहाँ लिखते हैं इक्वेशन स्नेल्स लॉ की, तो 1 × साइन दिस कितना हो जाएगा, साइन 90 इक्वल टू म्यू × साइन थीटा सी। आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगी थीटा सी की वैल्यू। तो थीटा सी वो एंगल है जिस एंगल पे अगर आपने लाइट फेंक दी ऊपर तो वो एग्जैक्ट 90 डिग्री पे से ग्रेस कर जाएगा बाउंड्री को। ये कब होता है, जब म्यू इसका ज़्यादा इसका कम हो। अब यहाँ पे कभी होता होगा कि μ1 और μ2 है, तो आप μ2/μ1 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेना, ठीक है। हमेशा याद रखना TIR केवल तब होता है जब डेंसर से रेयर में जा रहा हो। ऐसा नहीं होता कि रेयर से डेंसर में जाकर काम हो जाएगा, डेंसर टू रेयर जा रहा हो तभी ये वैलिड है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ हो गई एक। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर अपन ने ऐसा कर दिया, तो कि अपन ने और एंगल बढ़ा दिया, थीटा सी अपन ने ये कर दिया, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स तो एंगल 90 डिग्री हो सकता है, और जबकि यहाँ पे वैल्यू बढ़ गई, तो ये क्या हो गया, वायलेशन हो गया सेल्स लॉ का। समझो क्या कह रहा हूँ मैं, कि साइन की वैल्यू जो होती है हमेशा 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, और ये अपने मैक्स वैल्यू कर दी, और म्यू तो फिक्स है। तो अगर मैंने यहाँ पे साइन थीटा सी और बढ़ा दिया तो ये वैलिड नहीं रहा लॉ। अब यहाँ पे तो गलत हो गया, स्नेल पागल है, उसको जेल कराओ, गलत।
यहाँ पे रिफ्रैक्शन फिर होता ही नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये फेनोमेनन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि अगर आपने थीटा सी से ज़्यादा एंगल पे भेजी ना राइट ले अगर, ठीक है, ये अगर आपका नॉर्मल है तो चलो पहले तो आपका रिफ्रैक्शन हो रहा था, फिर ग्रेसिंग हुई, और लास्ट में अगर आपने एकदम ऐसी रे भेज दी जो बिल्कुल ही थीटा से ज़्यादा है, तो ये जो रे होती है ना ये रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे, यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या हुआ, आपने एक डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट भेजो और रिफ्लेक्ट होती जा रही है। अब इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में, जो आपकी जियो फाइबर वगैरह लगने वाली ना थोड़े दिन बाद ऑप्टिकल फाइबर, उसमें क्या होता है रे ऑफ लाइट भेजते हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि ये ग्लास की बनी होती है और बाहर हवा होती है, ठीक है। तो डेंसर मीडियम आपका ये हुआ, ठीक है। तो ये एंगल पे भेजी जाती है तो ऐसे से रिफ्लेक्ट होकर काफ़ी हाई एफिशिएंसी के साथ, मतलब बहुत कम एनर्जी लॉस होता है टीआईआर में, ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो यूं क्यों रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है। तो आपका एनर्जी लॉस कम होता है क्योंकि रिफ्रैक्शन तो हो ही नहीं रहा है ना, ट्रांसमिशन थोड़ा बहुत कुछ हो रहा होगा, थोड़ा बहुत ये सब डिसिपेशन वगैरह होते हैं, बट काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 100% कह सकते हो, पूरी तो नहीं आती है आपकी ट्रांसमिशन हो जाती है, ठीक है। पूरी क्यों नहीं आती है कि एक आइडियल वर्ल्ड नहीं है, ये एक रियल वर्ल्ड है, ठीक है। तो ये अपन ने क्या क्या देखा, ग्लास स्लैब की शिफ्टिंग अपने देखा कि अगर एक पेपर के ऊपर ग्लास स्लैब रखते हैं तो इतनी शिफ्टिंग हो जाती है आपकी, ठीक है। रियल डैम्प एपेंडेंट, ये तो 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, सबको पता है, मैंने फिर भी बता दिया। ये चलो एक नई चीज़ थी, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टीआईआर मैंने पूरा डिटेल में बता दिया आपको कैसे होता है, क्या होता है, इसके एप्लीकेशन बता दिया है, ठीक है। बाकी सब इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि ये चीज़ होती है, और हमेशा चेक किया करो यार कि डेंसर टू रेयर अगर जा रहे हैं तो टीआईआर तो नहीं हो रहा है। कई बार उलझा देते हैं कि एडवांस में क्या करेंगे कि बच्चे कुछ ना कुछ उल्टा सिल्टा करके आ जाते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा भी डाल देंगे कि तुमने रिफ्रैक्शन करा दिया और फिर ऑप्शन आ जाएगा, वो भी डालेंगे वो। और कई बार मल्टीपल चॉइस में ऐसा और ज़्यादा उलझाते हैं कि मल्टीपल चॉइस में वो भी डाल दिया, बच्चा कंफ्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसलिए 2 टिक करने हैं और टिक करके आ गए। भाई मल्टीपल चॉइस में एक बार भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही आंसर सही होता है, ठीक है, 1 और मोर करेक्ट है, केवल मोर करेक्ट नहीं है वो, तो अपन को ध्यान रखना इन चीज़ों का। अब आते हैं अपने सबसे प्यारे प्रिज्म पे, ठीक है। अब प्रिज्म जो है ना, इससे क्वेश्चन देखो एडवांस में आएगा नहीं वैसे, और आएगा तो बड़ा तगड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेबाजी है बेसिकली, इसमें देखो फॉर्मूले थोड़े अजीबोगरीब है तो थोड़े बच्चे घबरा जाते हैं, बाकी कुछ है नहीं प्रिज्म के अंदर खास, ठीक है। ये केवल ज़्यादा अगर आपको तंग करना होगा तो एडवांस में पूछेंगे अच्छा सा इंटीजर बना के, आई थिंक एक बार पहले आ चुका है इंटीजर, शायद मेरे साल ही आया था, एक अच्छा क्वेश्चन आ गया था, मैं बता देता हूँ। तो देखो इसमें क्या होता है बेसिकली, आपने एक रे भेजी यहाँ पे आई एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम दिस फेस। तो प्रिज्म क्या होता है, देखो प्रिज्म में बेसिकली एक ग्लास का एक पीस होता है ट्रायंगल जैसा, तो ये केवल ऐसा नहीं है, ये अंदर से पूरा आपने स्कूल में देखा होगा यार, है ना, ऐसा होता है इस तरह का, समझ रहे हो, ये प्रिज्म होता है। तो इसमें क्या किया इन्होंने, एक फेज में लाइट भेजी, ठीक है, तो ये अपने आई एंगल ऑफ इंसिडेंस पर गई, ठीक है। चलो भाई सही बात। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि देखो ये है तो ग्लास का सरफेस ही, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से गला अपना टेढ़ा करके देखो, है तो सही सरफेस ही ना, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा आपका दबा के, ठीक है। तो ये इस तरह रिफ्रैक्ट हुई, देखो ये रे जा रही है ऐसे। अब यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे आए तो हमने देखा, यहाँ पे हमने देखा कि देखो डेंसर टू रेयर जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वापस से रिफ्रैक्शन होगा और ये एक एंगल आई डैश पे बाहर आ जाएगी, आई डैश पे आएगी, ठीक है, आई डैश पे आएगी। क्यों, क्योंकि यार ये एंगल्स जो है वो सही जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि ये आर और आर डैश हमेशा बराबर हो, जरूरी नहीं है आई और आई डैश बराबर हो, हर बार नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आपने एंगल चेंज कर दिया। आप सोचो ना, आप एकदम नॉर्मल के यहाँ पे जैसे डाल रहे हो तो वो ऑलमोस्ट नॉर्मल के लॉन्ग जाके देखो चेंज हो गया आपका आर डैश, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। तो वो डिपेंड करता है ज्योमेट्री कैसी है आपकी प्रिज्म की, बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हालांकि ये, अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, इसके कुछ फॉर्मूले, उसके बाद कुछ डिस्कशन करेंगे। तो पहला फॉर्मूला ये होता है, जबकि ज्योमेट्री से सिंपली आ जाता है कि आपका जो ए है उसकी वैल्यू आर प्लस आर डैश होती है। कैसे आती है, ये एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री है, यानी कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इनका जो सम है वो आपका 180 होना चाहिए, यानी कि ये कितना हो जाएगा 180 माइनस ए, ठीक है, समझ रहे हो। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, इस क्वाड्रेटर को देखो, इसमें यानी इसका और इसका सम 180 होना चाहिए, 360 होता है आपका डायक्वाड्रेटर का सम एंगल्स का, ठीक है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो पीछे जाके देखो, है ना। ये कोर्स मुझे थोड़ा करना पड़ेगा फास्ट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी रिवीजन हो, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या, तो 180 आना चाहिए, तो ये 180 माइनस 80 ए आ गया। इस ट्राइंगल में अगर आप लगाओगे कि इसका ट्राइंगल का सम 180 होता है तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये बात बराबर सिंपल सी चीज़ थी, कुछ खतरनाक था नहीं अब तक। डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए। अब ये डेल्टा क्या नहीं पनौती आगे वो मैं बताता हूँ। तो देखो तुम इसके अंदर ऊपर अगर तुम जूम करके देखोगे तो ये देखो इस तरह से कुछ हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, ठीक है। और इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो होता है डेल्टा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं मैं बताता हूँ। तो देखो तुम अगर ये देखो कि तुम्हारी आपकी जो रे थी वो ऐसे जा रही थी इनिशियली, और फाइनली क्या हुआ, वो रे एकदम ऐसे जा रही है।
तो अगर आपको टोटल निकालने की टोटल रे कितनी बेंड हुई, जैसे रिफ्लेक्शन अपन कह देते हैं कि भाई इतनी बेंडिंग हुई है, आई माइनस आर बेंडिंग हुई है, ठीक है। तो आपको टोटल है बेंडिंग निकाले, तो पहले ऐसे जा रही थी, अब ऐसे जा रही, तो बेंडिंग निकाले क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल, तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये भी सिंपल सी चीज़ ही है, ये कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, ये भी आप ज्योमेट्री लगा के निकाल सकते हो। ये आई है, ये आई डैश है, हाँ ये आई डैश है, आपको डेल्टा दे रखा है तो एक्सटर्नल ट्रायंगल हो गया बेसिकली। तो अपन को अगर ये दोनों पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। फिर ये रिलेशन और ये रिलेशन अगर तुम यूज़ करते हो ना तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा बेसिकली। देखो यार मैं तुम्हें बता भी देता हूँ, ये आर है, ये आर डैश है, तो डेल्टा इक्वल टू आर प्लस आर डैश हो गया एक तरह से। नहीं ये आई है, ये हाँ ये आर नहीं है, ये 90 माइनस आर है, ठीक है। ये अगर आपका आर है, ठीक है, अपन को ये एंगल देखना है, नहीं ये एंगल आपका आई है, ये आई है, तो ये आई माइनस आर है, आई डैश माइनस आर है, ठीक है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी आई होगा, क्योंकि अपन इसका एक्सटेंड किया है, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। ये अपनी नॉर्मल जैसी आ रही थी वैसी की वैसी है, ये आई माइनस आर, ये टोटल आई है क्योंकि ये भी आई है, समझ रहे हो। ये एंगल भाई अगर आई है तो ये भी आई होगा ना, तो ये एंगल आई, ये एंगल भी आई। अब ये आर है अपने पास, ये आई माइनस आर, ये सिमिलरली आई डैश माइनस आर डैश, तो डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। अब आर प्लस आर डैश अपने ए लिखा था तो इससे डेल्टा आ गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास एक और फॉर्मूला होगा, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। आप निकालने नहीं बैठोगे ज्योमेट्री लगा लगा के। अब म्यू, ठीक है, म्यू। अब यहाँ पे आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ठीक है। साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया ग्राफ बना के, आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा 12th क्लास में, कि अपन इसको अगर एक ट्वीकिंग करते हैं ना, थोड़ी सी ट्वीकिंग करते हैं, तो अपन को एक सर्टेन कंडीशन होती है जब अपन को मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाता है, ठीक है। एक सर्टेन कंडीशन होती है जब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाता है, जब वो होता है तो आई बराबर आई डैश होता है, आर बराबर आर डैश हो गई ऑफ कोर्स, और डेल्टा को डेल्टा मिनिमम डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये कंडीशन जब होती है तब आपका मिनिमम डेविएशन कहा जाता है। अगर आप उस हिसाब से कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो डेल्टा इक्वल टू 2i माइनस ए हो जाता है फिर डेल्टा मिनिमम, ठीक है। तो आपको बोल दिया जाएगा कि मिनिमम डेविएशन हो रही है तब कैलकुलेशन करो, जब ऐसा केस हो रहा होगा आपको बोल दिया जाएगा कि मिनिमम डेविएशन है तब कैलकुलेशन करो। अब मिनिमम डेविएशन जब होती है ना, तब अपन यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ लगाते हैं यूजिंग दीज थिंग्स, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है क्या, कि म्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2, ठीक है। डेल्टा ए पे डेल्टा मिनिमम। तो यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना, क्लियरली सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये दोनों फॉर्मूले हर केस में वैलिड है, आपका कैसा भी हो कुछ भी हो ये वैलिड है ही है, ठीक है। और अपन इनकी बात अगर करें तो ये वाला फॉर्मूला केवल तब वैलिड है जब मिनिमम डेविएशन हो रही हो। मिनिमम डेविएशन पे क्योंकि मिनिमम डेविएशन होती है तब ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो कैलकुलेशन अपन करके आर की वैल्यू अपन ए बाय 2 लिख देते हैं बेसिकली, और आई की वैल्यू अपन लिख देते हैं ए प्लस डेल्टा बाय 2। देखो इससे आएगा आई और आई डैश बराबर है आर और आई डैश, तो इससे ये आएगा। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा देगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, तो साइन ऑफ दिस अपॉन साइन ऑफ दिस इक्वल टू म्यू, ठीक है। सिंपल एकदम क्लियर ज्योमेट्री, प्रिज्म तो मैंने डेराइव करके बता दिया भाई पूरा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई अपनी। अब यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन क्या आते हैं वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या बोलेंगे कि कभी बोलेंगे कि आपका जो प्रिज्म है उसमें डेविएशन इतना हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म इतना है, तो आप फलाना ढिमका कैलकुलेट करो। तो आपको याद रखना है कि आपको यही 3 फॉर्मूलों से ही सब कुछ होगा, यही 3 फॉर्मूलों से ही 99% चीज़ें सॉल्व होंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं हो रही है तो आपको फिर डायग्राम बना के ही देखना पड़ेगा। डायग्राम बना के देखो, पूरी ज्योमेट्री बनाओ, एंगल्स कौन कौन से काम के हैं, ए बहुत काम का है, यहाँ पे आई बहुत काम का है, यहाँ आर बहुत काम का है, ये सारे के सारे काम के हैं, ठीक है। तो इन्हीं एंगल की ज्योमेट्री यूज़ कर करके कई बार कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। कई बार ऐसा बोल देंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन इतना है तो आप ए निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको म्यू दे रखा होगा, तो आपको फिर साइन इनवर्स वगैरह लेके सोचना पड़ेगा कि मैं साइन की ऐसी कौन सी वैल्यू लूँ म्यू ए की, सच दैट ये चीज़ हो जाए। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और मैं बताता हूँ कि अगर तुम्हारा ए छोटा है, ठीक है, इफ़ ए इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, ए अगर स्मॉल होता है ना, जैसे 2 या 4 डिग्री है, तो आपका डेल्टा भी बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। डेल्टा स्मॉल होता है, देख लो। वैसे वो ज़रूरी नहीं है, बट अपन ये मानेंगे कि अगर स्मॉल इंसिडेंस है और स्मॉल एंगल है, स्मॉल इंसिडेंस मतलब कि आपका ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है छोटा है और एंगल भी छोटा है, तो अपन यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन को अपन थीटा के बराबर लिख सकते हैं। याद हो 11th में बताया था कि जब स्मॉल एंगल हो तब आप साइन थीटा को थीटा कर सकते हो। देखो ये थीटा थीटा लिख दो दोनों, तो बस क्या आएगा इससे, म्यू इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा एम अपॉन ए, यानी कि डेल्टा एम कितना आ गया, म्यू माइनस 1 इंटू ए। फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड फॉर स्मॉल ए वी कैन राइट दैट मिनिमम एंगल डेविएशन गिवन बाय नथिंग बट दिस। अब ये कब वैलिड होता है, जब आपका ए 2 या 4 डिग्री हो। इस तरह के प्रिज्म स्पेशली एग्जिस्ट करते हैं, आई थिंक वो फ्रेस्नेल प्रिज्म बोला जाता है जहाँ तक मुझे याद है।
तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अपन रिवाइज कर लेते हैं वीडियो में क्या क्या देखा अपन ने, ठीक है। अपन ने ये देखा कि अपन ने सबसे पहले देखा कि आपके पास अगर एक स्लैब रखा हुआ है, उसके नीचे अगर आप कुछ रखते हो तो शिफ्टिंग हो जाती है कितनी, t इंटू 1-1/μ, ठीक है। फिर मैं देखा रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ, तो 10th क्लास की चीज़ है, उसको एक्सप्लेन करना कोई मतलब नहीं है। फिर अपन नीचे आया किस पे, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पूरा अच्छे से बता दिया। फिर आया अपन प्रिज्म पे। आई थिंक प्रिज्म के अंदर मैंने आपको डेरिवेशंस करके बताया, इससे आपको काफ़ी हद तक ये भी पता चला होगा कि ऑप्टिक्स से क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं। तो देखो ऑप्टिक्स के अंदर क्वेश्चन आएंगे ना, या तो फॉर्मूला बेस्ड आ जाएंगे, सिंपल से मेंस में वैसे ही आते हैं मोस्टली, तो वो आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन जो टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार एडवांस वगैरह में अच्छे क्वेश्चन डाल देते हैं, उसमें आपको ज्योमेट्री लगानी है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना कि यार ज्योमेट्री लगा के ए और आर के बीच में रिलेशनशिप लिया है, ये देखो। फिर यहाँ और ज्योमेट्री लगाई तो अपने पास ये आ गया। फिर अपन ने सिंपल स्नेल्स लॉ यूज़ कर लिया, ठीक है। तो हमने आपको दो चीज़ बताई थी, क्या कि ऑप्टिक्स केवल दो चीज़ का खेल है, पहला साइन कन्वेंशन, दूसरा फॉर्मूले। अब मैं कह रहा हूँ ऑप्टिक्स में अगर आपको टफ क्वेश्चन लगाने ना एडवांस ओलंपियाड के, तो उसमें तीसरा एक और रूल आ जाता है, वो होता है आपका ज्योमेट्री अच्छे से यूज़ कर पाना, ठीक है। तो ज्योमेट्री यहाँ पे यूज़ की तो उससे अपने पास ब्यूटीफुल रिलेशंस आ गए जिससे अपन क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। चारों फॉर्मूले मैंने बताया, चारों पांचों, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, वो याद होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। ये ज्योमेट्री प्रूव करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। पेपर जब आएगा आपके हाथ में मेंस का, तब आप नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ कितने भी ज्ञानी आदमी, उस समय हाथ नहीं चलता है, तो नहीं कर पाओगे। तो ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं फॉर्मूले ऑलरेडी बहुत कम याद कराता हूँ, बट ये तो होने ही होने चाहिए, ठीक है। और जो मैंने दूसरा बताया था अपना क्या, ये टैब और वो स्लैब नॉट टैब, स्लैब, और मैंने आपको रिफ्रैक्शन की जो फॉर्मूले बताए सब याद होने चाहिए। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं टेलीस्कोप, ये वो सब कुछ, ठीक है। थोड़ा बहुत जो एंडिंग वाले पार्ट है वो देख लेते हैं, फिर अपन चैप्टर खत्म करते हैं ना। ओके गाइस, अब यार अपन देखने वाले हैं थोड़ा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ठीक है। अब यार देखो, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाली जो चीज है ना, ये आपकी इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बोर्ड में बहुत ज्यादा आता है, और थोड़ा बहुत आप जेई मेन कह सकते हो। जेई एडवांस्ड में यार देखो इतना कोई पूछेगा नहीं आपको, फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। बाकी यार आप इसकी अच्छे से थ्योरी पढ़ना चाहते हो, आपको बोर्ड वगैरह की जो किताबें आती है उनमें मिल जाएगी, क्योंकि ये तो बोर्ड लेवल टॉपिक ही है एक तरह से। बट मैं जब इस वीडियो कवर करा रहा हूँ ताकि यार कोई बोर्ड के लिए पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं हो। तो यार सबसे पहले अपन बात करते हैं यार की व्यूइंग वगैरह की। इसमें अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का बेसिकली कोई ऐसा डिवाइस जो अपनी व्यूइंग को एनहेंस करे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ प्रिलिमिनरी टर्म्स, तो एक होती है आपकी स्ट्रक्चर ऑफ द आई वाली बातें, कि आई कैसे काम करती है। अब ये चीज यार आपने क्लास 10th में वगैरह में पढ़ी हुई, और ये मोर ऑफ अ बायोलॉजिकल डिस्कशन है, तो हम यहाँ पे उस चीज की डिस्कशन करने नहीं आए, अपन यहाँ पे फिजिक्स समझने आए, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर अपन को जो जानना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या, जैसे ये तुम्हारी आई बॉल है, ठीक है। होता क्या है बेसिकली कि यहाँ से लाइट रे आती है, यहाँ पे तुम्हारे रेटिना पे जाके यहाँ पे एक लेंस होता है जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक लेंस होता है जहां पे अगर लाइट रेज आती है ना, तुम्हारे रेटिना पे इमेजेस बनाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने सामने दो चीजें आती है, मायोपिया और एक और हाइपरमेट्रोपिया, पता है ना ये तो बेसिकली क्या होता है कि यार अगर आपका जो लेंस है ना वो इतना ज्यादा अगर कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है ना रेस को, तो आपकी इमेज पीछे बनेगी, ठीक है। मतलब ये अगर लाइट रे, जैसे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई पेड़ बना हुआ है, क्रिसमस ट्री है, उसकी इमेज बन रही है आपकी रेटिना पे। अब अगर लेंस इतना अच्छा नहीं है तो कभी कभी क्या होता है बहुत पीछे इमेज बनती है। तो इसको करेक्ट करने के लिए बताओ क्या करेंगे, अपन यहाँ पे एक लेंस लगा देंगे कॉन्वेक्स, क्यों, ताकि और ज्यादा कन्वर्ज होकर यहीं पे बन जाए। तो ये होती है आपकी हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, जिसके अंदर अपन को पास का नहीं दिखता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब अपन देखते हैं यार, एक होता है आपका मायोपिया, ठीक है। मायोपिया में क्या होता है कि यार आपके पास जैसे कोई आपकी आई बॉल है, इसमें क्या होता है कि यार आपका जो लेंस है थोड़ा ज्यादा ही कन्वर्जिंग होता है, ज्यादा ही शक्तिशाली होता है, तो यहाँ पे इमेज बन जाती है, तो रेटिना पे बनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इमेज यहाँ बनने के लिए बताओ क्या करेंगे, कम डाइवर्जेंस यानी कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस का मतलब होता है, ये हाँ मायोपिया हो रहा है। मायोपिया का मतलब क्या होता है कि बंदे को दूर का नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो बस इतनी इंफॉर्मेशन याद रखनी होती है, थोड़ी बहुत कहीं आ जाए कभी जेईई मेन या केवीपीवाई बोर्ड वगैरह में, इससे ज्यादा बायोलॉजी चली जाती है, वो क्लास 12 के बायो के नीट के बच्चे पढ़ते हैं आराम से बैठ के, ठीक है। तो क्या क्या बताया, एक होता है आपकी आई के अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है, आपकी आई में एक लेंस होता है, लेंस के ऊपर जाके लाइट रेस पड़ती है, और लाइट रेस को आपका लेंस जो होता है ना वो इसकी फोकल लेंथ वेरिएबल होती है, फोकल लेंथ इसकी वेरी करती रहती है, इस तरह से वेरी करती है कि यार जब रेटिना पे इमेज बन जाए तो एकदम क्लियर इमेज बन जाती है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है यार कि चश्मा जो पहनते हैं उनकी बेसिकली मैं बता रहा हूँ फिजिक्स क्या है ये। तो कभी कभी क्या होता है यार कि आपका लेंस जो है वो ज्यादा कन्वर्जिंग होता नहीं था, पावरफुल लेंस नहीं होता है आई का, ड्यू टू सम इश्यूज, ठीक है, ड्यू टू सम इश्यूज और बायोलॉजिकल इश्यूज। तो अब यहाँ पे पीछे इमेज बन रही है, इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, एक और लेंस लगा देंगे, ये वाला लेंस और लगा दिया अपन ने, ठीक है। तो अपना काम हो गया, यहाँ पे चलता बनता, ठीक है। तो ये हो गया, इसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, मतलब कि पास का नहीं दिखता। तो पास का नहीं दिखता है तो क्या लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, उसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है।
और मायोपिया क्या होता है, इसमें कॉनकेव लेंस लगता है, इसमें इमेज ऑलरेडी बहुत ज्यादा फोकस हो रही है, इसको हटाने के लिए आपने क्या किया, इमेज को थोड़ा फैला दिया यूजिंग कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये तो आई होप समझ रहे होगे ना आप, इतना तो आपको आना चाहिए अब तक कि कॉनकेव लेंस क्या करता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है। ठीक है ना, तो ये एक चीज थी। अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि आपका जो आई का जो लेंस है ना, ये यार एकदम ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान है इसके पास दुनिया का, ये एक सर्टेन लिमिट तक ही एडजस्टमेंट कर सकता है। जैसे आपने इन्फिनिटी से रे भेजी ना, इन्फिनिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, इन्फिनिटी मतलब बहुत लंबा डिस्टेंस, जो अपन सन जैसे है, सन को यार अपन बहुत दूर मान सकते हैं, सन बहुत दूर है ना, बस 1.5 इंटू 10 टू द पावर जितना भी है आपका, है ना, काफी बड़ा डिस्टेंस है वो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको कहा जाता है, काफी बड़ा डिस्टेंस है, तो इसको अपन इन्फिनिटी मान सकते हैं। तो ये तो हो जाता है, अपन पास आते जाते हुए क्लियर है। लेकिन आप नोट करोगे कि अगर आप अपनी आई के बहुत ज्यादा पास में कोई ऑब्जेक्ट ले आते हो ना, अपना हाथ अपनी आंखों के लेट से 5 सेंटीमीटर दूर रख के देखना, तुम्हें दिखना बंद हो जाएगा वो क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, the minimum distance which our eyes can view distinctly is called D, capital D, मतलब कि the least distance of distinct vision। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये चीज की सिग्निफिकेंस क्या थी वो आगे पता चलेगी, बट इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर अपन मानते हैं फिजिक्स में, मतलब 25 सेंटीमीटर से बाहर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लिखोगे ना, या 25 सेंटीमीटर पे, उसको अपन मानते हैं कि फिजिक्स में एक आदमी व्यू कर सकता है। उसके अंदर जब आओगे ना तो आपको व्यू नहीं होता। अब आप बोलोगे कि भैया मैं तो 10 सेंटीमीटर पे भी उंगली लग रहा हूँ, तो मेरे को दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप यंग हो अभी, है ना, आप और हम अभी यंग है। लेकिन जो ओल्ड लोग होते हैं, जैसे 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के लोग हैं ना, उनका विजन थोड़ा दूर जाता है, उनको 1 मीटर दूर का भी नहीं दिखता। हमने देखा होगा ना, दादा दादी लोग आपके चश्मे पहनते होंगे, वो इसलिए पहनते हैं। ठीक है, तो एवरेज अपन को फिगर एक लेना है, तो 25 सेंटीमीटर अपन मानते हैं उसको। तो चलो यार, ये अपन ने देख लिया। अब अपन डिस्कस करते हैं नया इशू नए कलर के साथ, जिसको कहा जाता है एपेरेंट साइज। ठीक है, एपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये क्या होता है, एपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ फटाफट से। जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है h, ठीक है, और ये तुम्हारी आंख है, ये तुम्हारी आई बॉल है, तुमने इसको देखा, तो ये जो एंगल बन रहा है ना तुम्हारी आई और इसके बीच में, इसको कहा जाता है आपका एंगल, मतलब विजुअल एंगल। ठीक है, और ये आपकी इमेज बन रही है, वो ये बन रही है। ठीक है, जहां से यहां तक जो है ये आपकी इमेज बन रही है। तो ये जो एंगल होता है ना, ये होता है आपका विजुअल एंगल, और इसी को कहा जाता है आपकी एपेरेंट साइज। ठीक है, ये जो एंगल होता है ना, इसको एपेरेंट साइज बोला जाता है। अब जैसे आपने कोई बहुत बड़ा लड़का है, वो आपके सामने यहीं पे खड़ा है, इतना बड़ा लड़का है, तो इसकी एपेरेंट साइज ज्यादा होगी, एंगल ज्यादा है, लेकिन ये लड़का का दूर चला जाए और यहां चला जाए जैसे, ठीक है, तो सेम एंगल बनेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चीज समझनी होगी कि आपको कोई पर्सन कैसा दिख रहा है ना, वो डिपेंड करता है वो कितना विजुअल एंगल सबटेंड कर रहा है। मतलब आपकी जो एपेरेंट साइज होगी ना, इक्वल टू विजुअल एंगल होगी। तो अगर कोई बहुत बड़ी चीज है लेकिन दूर है, तो वो अपन को छोटी दिखेगी आंखों के सामने। जो समझ में आ रहा है ना, कोई बड़ी सी चीज है, सन है, सन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत दूर है, इसे छोटा दिखता है। और लेट्स से कि तुम्हारे सामने कोई बुक पड़ी हुई है, बुक बहुत छोटी है सन के सामने, लेकिन पास में, इसलिए वो तुमको बड़ी दिखती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका एपेरेंट साइज बड़ा है। आपको समझना होगा कि हमारी आई को जो साइज दिखता है वो एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये होता है आपका विजुअल एंगल का कॉन्सेप्ट। तो सेम साइज का दो ऑब्जेक्ट है, पास में पड़ा है, एक दूर पड़ा है, तो दूर वाला आपको छोटा दिखता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जैसे एक एचसी वर्मा की किताब तुम्हारे सामने रखो, एक एचसी वर्मा की किताब तुम्हारे से 10 मीटर दूर रखो, पास वाली बड़ी दिखेगी ना, क्योंकि वो एंगल बड़ा सबटेंड कर रही है आई पे, इसलिए। ठीक है, सेम अपन कॉन्फ़िगरेशन में रखेंगे उसको। ठीक है, ये समझ के इतना। अब अपन बात करते हैं कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। सबसे पहले बात करते हैं अपन सिंपल माइक्रोस्कोप की। ठीक है, अब अगेन ये सब जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ ना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला को समझना, कि भाई फॉर्मूला कैसे लग रहा है। उसके बाद जो ये बातें होती है ना कि भाई माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया, कहाँ से आया, ये वो, ये यार नॉलेज के लिए बहुत अच्छा समझना, लेकिन ये जेई के लिए पॉइंट ऑफ व्यू का नहीं है। ठीक है ना, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए आप फिर भी समझ सकते हो, अच्छी चीज है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने उसको डिस्टेंस डी पे रख रखा है ना, जैसे आपकी आई है और ये ऑब्जेक्ट है हाइट h का, और इसका आपने लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट रीजन पे जैसे रख रखा है। तो जो एंगल है ये थीटा नॉट सबटेंड जैसे कर रहा है। ठीक है, तो थीटा नॉट इक्वल टू h बाय डी अपन लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली। अगर छोटा ऑब्जेक्ट है तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स पता है ना, sin थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है रफली, वो tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है, वो वाली बात करके। ठीक है, और आपके पास जैसे एक लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जैसे बन गया ये रफली, थोड़ा सा टूट गया ऊपर से, बट बात को समझो, है ना। और यहाँ पे अपन ने इसके फोकस पे जैसे कोई ऑब्जेक्ट रख रखा है, ठीक है, और इसकी अपन इमेज अगर यहाँ पे अपन अपनी आई से देखेंगे तो बताओ क्या दिखेगा। ये ऐसी जाएगी, ये पैरेलल रेस बनेगी इसकी एकदम। ठीक है, इतना समझ में आता है कि नहीं आता है, पैरेलल रेस जाएगी मतलब तुम्हारी आईज के अंदर, समझ रहे हो।
अगर अपन ने फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है कि नहीं बनती है, भूल गया कि याद है ना, वेयर फॉर्मूला लगाओ, लेंस फॉर्मूला है ना, अगर फोकस पे आपका ऑब्जेक्ट रखते हो उसकी इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। तो वैसे आइज ने देखा तो इसको पैरेलल रेज दिखेंगी। तो मेरे भाई अगर अपन ऐसा कर डालें, ठीक है, अगर अपन ऐसा कर डालें गलती से कि यार ये जो ऑब्जेक्ट है ना, अपन ने ये क्या बोला, देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये यार अपने पास में नहीं है, अपन इसको डी से ज्यादा पास में नहीं ला सकते। समझ लो क्या कहना चाह रहा हूं, बात को समझो ध्यान से कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको अपन डी से पास में लाएंगे तो क्या होगा, ब्लर हो जाएगा। मैंने बोला था कि यार द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस विच यू कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट टू विदाउट उसकी क्वालिटी ऑफ व्यूइंग को डिस्टर्ब किए। मतलब आप अगर इसको डी से अंदर लेके आते हो ना, अगर इसको यहां से यहां ले तो दिखेगा ही नहीं आपको, धुंधला धुंधला दिखेगा। हाथ लगा के देख लो आंखों के सामने, बहुत पास लगे तो धुंधला दिखता है, हमको उसको भी शार्प दिखना है। तो यार साइंटिस्ट लोगों ने एक दिमाग लगाया, अगर अपन ऐसा कर डाले तो कि यार यहाँ पे अपन एक इस तरह का लेंस घुसा दें कि ये जो इमेज है ना, मतलब अपन क्या करें कि ये जो ऑब्जेक्ट इसको पास में लिया है, लेट से आप इस ऑब्जेक्ट को लेके आ गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लेके आ गए और यहाँ पे अपने एक लेंस लगा लिया, थोड़ी होशियारी करी, इस तरह से लेंस लगाया कि इसकी जो इमेज है ना वो यहाँ पे बन रही है डी पे और काफी बड़ी इमेज बन रही है। समझ रहे मेरे भाई क्या हो रहा है, ये समझ रहे हो क्या हो रहा है। ये आपकी आई है, ठीक है, तो आपने पहले जो ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे रखा हुआ था ना उसको अब आप और ज्यादा पास में ला सकते हो, ठीक है, उसको आप और ज्यादा पास में ला सकते हो। और ये डिस्टेंस अब कितना हो गया है, ये डिस्टेंस अब डी, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये अब आपके डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, डी डिस्टेंस पे, ठीक है। और हमने इसको हमने इस ऑब्जेक्ट को, देखो ये डिस्टेंस सेम है, तो हमने बेसिकली किया क्या है, हमने इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से मूव कर दिया है कि इसकी जो इमेज है वो डी पे बन रही है। तो आप समझो कितना अच्छा मैग्निफिकेशन मिल गया। अब अपन को पास में, अब अपन इस इमेज के पास में आ सकते हैं। अब तुम देखो ना, ये खुद ही सोच के देखो कि इसकी हाइट यहाँ पे h थी, अब ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, ये बहुत बड़ा दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट अब, तो ये मैग्निफिकेशन अचीव हो गया, ठीक है। वापस से समझा तो कोई नहीं समझा हो तो अपन ने क्या किया, हमने पहले यार एक प्रॉब्लम थी हमारे सामने कि यार इस ऑब्जेक्ट को, हमें किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना है तो हम क्या करते हैं, उसको आंखों के पास लेके आते हैं ताकि विजुअल एंगल बड़ा हो, क्योंकि विजुअल एंगल जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब अपन ने ये बोला कि यार अपने पास ये जैसे जो ऑब्जेक्ट थी ना, इसको अपन कितना पास में ला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपन डी डिस्टेंस पे ला सकते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन है कि इसके ज्यादा अंदर लाओगे तो धुंधला दिखेगा, फिर दिखना बंद हो जाएगा, तो मतलब क्या लाने का। तो हमने यार साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया कि सिंपल माइक्रोस्कोप वाला दिमाग लगाते हैं। वो क्या दिमाग था कि अपन यहाँ पे एक लेंस रख देते हैं सच दैट कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसकी इमेज यहाँ पे डी पे बन जाए, तो अपन इमेज देख रहे हैं लेंस के थ्रू, तो और ये ऑब्जेक्ट पास में आ गया, लेकिन तो इससे अपना विजुअल एंगल बढ़ गया, जैसा इस डायग्राम में तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसका आप रे डायग्राम वगैरह भी देख सकते हो, आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट में बना रहा हूँ, फिर भी चलो तुम्हें बनाना तो ऐसा कुछ बनेगा इसका रे डायग्राम, ठीक है। ये यहाँ पे इमेज बन रही है, हाँ ऐसा ही कुछ बनेगा, ठीक है, मतलब यहाँ से एक रे ऐसी जाएगी, यहाँ से एक रे ऐसी जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका अगर अपन देखें कि यार क्या इसका होगा कैलकुलेशन, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी कि यार अपन कभी भी मैग्निफिकेशन करते हैं ना, उसमें दो तरह के सेटअप होते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल सेटअप, ठीक है, या नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी इमेज इंफिनिटी पे बना रहे हो, मतलब कि आपने जो ऑब्जेक्ट लिया ना, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे आपने इस तरह से रखा कि इसकी जो इमेज इंफिनिटी पे बन रही है ना, उसका जो विजुअल एंगल आ रहा है, ठीक है, वो इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, ठीक है। विजुअल एंगल फाइनाइट हो सकता है लेकिन इमेज इंफिनिटी पे बन रही है। तो इस केस में बताओ ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा जो आपने ऑब्जेक्ट को रखेगा, f होगा, ठीक है। तो विजुअल एंगल कितना होगा बताओ, h/f, ठीक है ना। तो ये आपने ये चीज यहाँ पे अचीव कर ली, ठीक है। तो अब अपन को मैग्निफिकेशन की बात अगर करनी हो तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, न्यू एंगल अपॉन ओरिजिनल एंगल, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन यही होता है ना कि पहले कितना था आपका विजुअल एंगल अपॉन, सॉरी अब कितना विजुअल एंगल है अपॉन पहले वाला कितना था, यही होता है आपका मैग्निफिकेशन, क्योंकि नाउ साइज अपॉन ओरिजिनल साइज, ये होता है मैग्निफिकेशन। और साइज अपन कैसे मेजर करते हैं, आई या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में थीटा से, तो ये आपका आ गया। तो थीटा कितना था नया, h/f, और पुराना कितना था निकाला था अपन, याद करो, h/d, यानी कि आपकी वैल्यू कितनी आ गई, d/f। तो यहाँ पे आपने अभी तक अगर कुछ भी नहीं समझा हो तो बस इतना याद रख लेना कि नॉर्मल एडजस्टमेंट जब होता है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है d/f, ठीक है। वापस से समझा देता हूँ किसी को नहीं समझ में आया हो तो, ये चीजें मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ, एक ने कभी ना कभी समझ ही जाओगे, वो वाला लॉजिक है। तो देखो हमारे सामने दिक्कत ये थी कि हमारा जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, h/d,
अब अपन जितना ज्यादा पास ला पाएंगे डी की वैल्यू उतना ज्यादा अपना मैग्निफिकेशन, पर अपन डी से ज्यादा पास आ नहीं सकते, तो अपन ने क्या किया बीच में एक लेंस घुसा दिया जिससे अपन को ऑब्जेक्ट थोड़ा पास में देख सके अपन, ठीक है। तो ये वाला अपन ने ट्रिक लगाई जैसा इस डायग्राम में बता रखा है, और अपन ने नया थीटा निकाला। तो अपन ने पहले देखा नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है, इमेज बनती है इन्फिनिटी पे जाके, ठीक है, इन्फिनिटी पे जाके इमेज बनती है। तो ये देखो ये आपका आ गया यहाँ पे इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है, तो कितना होगा आपका विजुअल एंगल h अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटी पे इमेज कब बनती है, जब f पे होता है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा f, तो ये h बाय f, और पहले कितना था h बड़ी निकाला था, तो d बाय f हो गया आपका ये। अब एक और होता है आपका कि इमेज को आप d पे बनाओ, ठीक है, इमेज को हम d पे बनाओ, ये होती है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पॉसिबल, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो आप इमेज को है ना ज्यादा से ज्यादा आप कहां पे बना सकते हो, डी पे बना सकते हो। जैसे ऑब्जेक्ट है इसका और ज्यादा से ज्यादा पास कितना पास ले, इतना पास ले कि डी पे इमेज बन जाएगी, क्योंकि और ज्यादा पास लोगे तो डी के अंदर इमेज बनेगी और उसमें तो इमेज भी दिखनी बंद हो जाएगी आंखों को, मतलब धुंधली दिखेगी ना, तो ये अपन कर नहीं सकते। तो मैक्स टू मैक्स आप कहां पे इमेज बना सकते हो, डी पे। अब आप इस तरह की कैलकुलेशन करते हो ना कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ यू सच दैट कि इमेज इज फाउंड एट डी, तो ये कैलकुलेशन आप करके आप जब आंसर निकालते हो तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाती है 1 + d/f। अब यार ये आपको करना होगा, ठीक है, मेरे इन लेक्चर्स का मोटिव ही है कि आप स्पून फीडिंग वगैरह नहीं हो आप लोगों को। अब बाकी हम ऐसा कर सकते थे कि भाई इसको हमने पूरा लगाया मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला लगा के पूरा बताया 1 घंटे तक केवल यही चला दे, माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप करते भी हैं लोग, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि वो करेंगे तो सिलेबस रह जाएगा आप लोगों का भी, है ना, आप लोग फिर पढ़ ही नहीं पाओगे, आधे लोग इन्हीं चक्कर में रह जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी YouTube चैनल पे कमेंट्स देख रहा था, 11th क्लास के बच्चे, अभी नवंबर चल रहा है, उन लोगों का अभी वर्क फॉर एनर्जी चल रहा है। भाई ये लोग कहाँ से 11th कंप्लीट करेंगे, बट ठीक है, हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ने टाइम वेस्ट नहीं करना अपन को। हमने ये समझा कि जब आपके पास नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है, इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन होती है d/f, और जब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो अपन d पे ही इमेज बनवा लेते हैं जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 + d/f, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, तो ये होती है आपकी बेसिकली थ्योरी सिंपल माइक्रोस्कोप की। अब यहाँ पे और दिमाग लगाया लोगों ने, बोला कि यार अपन है ना थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इतने से इनका मन नहीं भरा, इन्होंने बोला मेरे को कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए, मेरे को और खतरनाक चाहिए भाई, मेरे को और चाहिए, ठीक है, लालच आ गया इन लोगों को। तो देखते हैं क्या किया इन लोगों ने। इन लोगों ने पता है क्या किया, इन लोगों ने पहले एक तो ले रखा था इन्होंने, मतलब इनके पास इन्होंने अब 2 लेंस ले लिया, एक से चैन नहीं भरा, 2 लेंस ले लिया, ठीक है। ये होता है ऑब्जेक्टिव और ये होता है आईपीस, ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव बोला, इसको आईपीस बोला। ये जैसे आपका ऑब्जेक्टिव छोटा सा बेचारा पितली सा, ये इसकी रे गई यहाँ पे, और यहाँ पे ये रे इधर से इस लेंस से टकरा गई, समझ रहे हो मतलब क्या क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो इसकी इमेज जैसे यहाँ पे उल्टी बनी अपनी, ऐसी कुछ बनी। अब भाई प्लीज किस्मत से वहां पास हो जाना, अरे वाह हो गई। देखो ध्यान से, तो ये आपकी ओरिजिनल इमेज थी h हाइट की, हमने इसको एक लेंस से पास कराया जिसकी फोकल लेंथ थी f0 और इसको u0 डिस्टेंस पे रखा, ठीक है। अब क्या होगा बताओ, ये लेंस इसकी इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, है ना, अपन इस तरह से सेटअप कर रखा है इसको, तो ये h डैश जैसे इसकी हाइट हो गई, ठीक है। सेटअप किस तरह से करेगा ध्यान से समझो, ये दिमाग में डायग्राम होना चाहिए कि कब इन्वर्जन हो रहा है। पहले फिगर पे इन्वर्जन होता है और दूसरे वाले पे इन्वर्जन नहीं होता है, ठीक है, दूसरे वाले में इन्वर्जन नहीं होता है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है आपको, कि पहले वाले में हो रहा है, दूसरे वाले में, मतलब पहले वाले में रियल इमेज बन रही है, दूसरे वाले में वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है, ये दिमाग में घुसा के रखना। अब यहाँ पे बताओ कि इस ऑब्जेक्ट की ये वाला जो आपका ये है ना, ये अब ये वैल्यू v0 हो जाएगी यहां से लेके यहां तक, है ना, इमेज डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट लेंस, यानी ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस। अब यहाँ पे बताओ इसके लिए मिरर, इसके लिए सॉरी लेंस का ऑब्जेक्ट का जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो कितना होगा, ue, और वो इतना होगा क्योंकि इसके लिए तो ऑब्जेक्ट ये है ना। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, फिर भूल गए क्या, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्वेश्चन लगाया कि नहीं लगा, डीपीपी वगैरह लगाइए ना, नहीं लगे तो आगे मत बढ़ जाना भाई, समझ लो ये चीज है ना, वरना फिर बाद में प्रॉब्लम होगी, बोलोगे समझ में नहीं आया, पीछे जाके देखो नहीं समझ में आया तो क्या हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका जो इमेज बनी है फर्स्ट लेंस की, वो नेक्स्ट लेंस की ऑब्जेक्ट बन जाती है, ठीक है, और फिर इसकी भी इमेज बना डाली इसने यहाँ पे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बेसिकली क्या, तो बताओ इसका विजुअल एंगल क्या होगा, ये वाला यहाँ से लेके ये जो है ना, ये इसका विजुअल एंगल होगा थीटा डैश, और ओरिजिनल विजुअल एंगल कितना था, ये इतना सा, ठीक है ना। तो अब आप समझ सकते हो इसके अंदर काफी बड़ा मैग्निफिकेशन आ गया, काफी बड़ा मैग्निफिकेशन आ गया इसके अंदर, क्योंकि अब एक बार तो एक लेंस आया, दूसरा भी आया। तो इसमें बेसिकली अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है अपन को, अपन ने जैसे दिखा रहा था ना सिंपल माइक्रोस्कोप में वैल्यू,
ठीक है, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जाएगी, ट्राई करना है प्रूव करने का, नहीं कर पाओ तो बहुत जगह प्रूव मिल जाएगा आपको, ये किसी भी अच्छी बुक में मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डेरिवेशन के स्टेप समझो। पहले अपन इसकी इमेज बनाएंगे, इसका मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे, इस लेंस ने कितना मैग्नीफाई किया, ठीक। फिर अपन को इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे कि इसकी वजह से मैग्निफिकेशन कितना हुआ ये निकालेंगे, ठीक है ना, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर डालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये अपना ये चीज हो गई। अब इसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं कैसे आता है, ठीक है। तो इसका जो फाइनल फॉर्मूला आता है ना, फाइनल फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि अगर आप नॉर्मल एडजस्टमेंट कर रहे हो ना तो आपकी मैग्निफिकेशन आ जाती है v अपॉन u, अरे सॉरी, चलो मैं v अपॉन u वगैरह क्यों लिख रहा हूं, फाइनल आंसर ही बता दो ना आप लोगों को ताकि आप डायरेक्ट कर सको। ठीक है, तो आपका सिंपल एडजस्टमेंट जो होता है ना, मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट, उसमें आपका आता है माइनस एल अपॉन एफ नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई। अब आप बोलोगे एल क्या है, ये एल क्या है, ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन है, ये जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस का जो बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये होता है एल। ठीक है, और ये ऑब्वियसली आएगा क्योंकि आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर निकालोगे ना उसमें एल आ जाता है। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो इसको कहा जाता है ट्यूब लेंथ। ठीक है, ट्यूब लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अगर आपके पास नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो वैल्यू कितनी आती है, माइनस एल अपॉन एफ ओ इंटू डी अपॉन एफ ई। दिमाग में रखना है, एफ ई क्या है, आईपीस की फोकल लेंथ, ओ क्या है इसका फोकल लेंथ, और डी क्या है लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन, और एल क्या है बीच की डिस्टेंस। अब थोड़ा सोच के बताओ कि भाई नॉर्मल की अपन अगर डी पे इमेज बनाए तो कहां पे बनेगा, सोच के बताओ। वो हो जाएगा माइनस एल अपॉन एफ ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, आप देखना इस चैप्टर में जब भी आपका ये आएगा ना कि नॉर्मल एडजस्टमेंट और वहां पे बनाना इमेज, उनमें बस ये डिफरेंस है कि यहाँ पे 1 जोड़ दोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे यार काफी अच्छा मैग्निफिकेशन अचीव होने लग जाता है ना। कुछ माइक्रोस्कोप जो है वो 50 या 200 तक का अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो अच्छी है काफी, मतलब मैग्निफिकेशन वगैरह। अब यहाँ पे एक चीज आप इंटरेस्टिंग नोट करो कि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, मतलब कि इमेज इन्वर्ट बन रही है, जो दिख भी रहा है आपको। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको कुछ दिमाग में नहीं रखना है, ये जो लिखा हुआ है ना सब दिमाग में लिख लो, अपने नोट्स में लिख डालो कि भाई मैग्निफिकेशन कितनी होती है इन नॉर्मल एंड आपका ये वाला क्या कहते हैं इसको, बी पे अगर इमेज बन रही है तो, और एक ये इमेज बन कैसे रही है ये दिमाग में होना चाहिए। कभी कभी क्या डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन जेई एडवांस्ड में आ सकता है। ठीक है, वैसे नहीं पूछेंगे वो लोग, लेकिन कभी पूछना पड़ गया तो आपको इस पे डायग्राम पे क्वेश्चन पूछेगा। जेई एडवांस में कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा निकाल लो, वो तुम्हें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेंस घुसा के बता देंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो वहां पे आपको दिमाग में होना चाहिए, और वहां पे वही बच्चा करके आ पाएगा जिसने अभी अटेम्प्ट किया इसको डिराइव करने का। ठीक है, नहीं किया तो फिर क्या कर लोगे फिर आप लोग, फिर मतलब फॉर्मूले वाला क्वेश्चन करना फिर आप केवल। ठीक, तो चलो यार ये अपन ने देख लिया। अब अपन देखते हैं एक और नई प्रजाति जिसको कहते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप तो पता होगा यार तुम लोगों को, माइक्रोस्कोप भी पता ही होगा, चला होगा बायो में, टेलीस्कोप शायद सब लोगों ने नहीं चलाया होगा। मैंने चलाया था 9th क्लास के अंदर, मैं कैंप में गया था एस्ट्रोनॉमी वाले ओलंपियाड के, बढ़िया मजे थे उस समय। बट हालांकि हम यहाँ पढ़ने आए तो आपको टेलीस्कोप पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले यार आपको ये समझना होता है कि आपकी जो इमेज बन रही है ना, ठीक है, जैसे अब पहले अपन इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप पहले एक लेंस यहाँ पे लेते हो, एक लेंस और आप यहाँ पे लेते हो, ये आपका आईपीस और ये आपका ऑब्जेक्टिव वापस से बीच में बना दो इसमें किरण ये वाली रे। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यार ये जैसे आपको कोई स्टार है जो अल्फा एंगल टू द होराइजन पे जैसे आपकी रे भेज रहा है। ठीक है, ये एंगल अल्फा मान लो जैसे। ठीक है, एक और भी आएगा यहाँ पे, इसकी इमेज इन्वर्टेड बनेगी यहाँ पे कहीं पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा बेंड हो गया बट भावनाएं समझो यार। ठीक है, ये आपका एंगल अल्फा डैश हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ जाएगा ये, वैसे पहले से भी बेकार बनी है पर भावनाएं समझो। ठीक है, तो ऐसा कुछ बेसिकली हो रहा है कि बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है जो आपका पहले कॉन्सेप्ट था ना, बेसिकली वैसा ही कॉन्सेप्ट है, बस एक डिफरेंस है, और वो मैं चाहूंगा पॉज करके सोचने की कोशिश करोगे क्या डिफरेंस है। डिफरेंस सोचने की कोशिश करो प्लीज, है ना, अच्छी चीज मिलेगी ढूंढने को एक आपको। तो ये आपकी पहली इमेज बन रही है। ठीक है, और इसको यूज करके ये एक और नई इमेज बना रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे ना तो डिस्टेंस, यहाँ पे दिक्कत पता है एक ये आ रही है कि आप पहले के ऑब्जेक्ट को देख रहे थे तो उसमें विजुअल एंगल डिफाइन हो पा रहा था सॉरी, अब यहाँ पे आप कहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिफाइन करोगे, मतलब विजुअल एंगल क्या डिफाइन करोगे, मतलब वो तो इन्फिनिटी पे होता है, स्टार तो बहुत दूर होते हैं, उसमें क्या डिफाइन करते हैं, उसमें अपन क्या करते हैं ये वाले एंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो स्टार है ना
वो कितने एंगल टू द होराइजन पे आपकी भेज रहा है ना रे, उसको अपन ले लेते हैं यहाँ पे उसका एंगल, विजुअल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा एंगल है और जैसे ये देखो ये रे बीटा एंगल पे जा रही है, तो यहाँ पे अपन ये ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको सेम इसी तरह का चीज यूज करके आपको बनाना है पहले जैसा ही। तो इसमें आपके पास मैग्निफिकेशन कुछ ऐसी आ जाती है, ठीक है, कि आपके पास जो फाइनल मैग्निफिकेशन आएगी ना, कि अगर आप इंफिनिटी पे इमेज बना रहे हो तो इसकी जो मैग्निफिकेशन आती है माइनस एफ ओ बाई एफ ई होती है, ठीक है। काफी सिंपल सा फॉर्मूला है, दिमाग में रखना, एफ ओ बाई एफ ई, ठीक है। एफ ओ बाई एफ ई, तो इससे साफ पता चल रहा है कि जो आईपीस है वो छोटी फोकल लेंथ का होता है और जो ऑब्जेक्टिव है वो काफी बड़ी फोकल लेंथ का रखा जाता है रिलेटिवली। और अगर आप नियर पॉइंट ऑफ द आई पे बना रहे हो ना, मतलब डी पे, तो उस पे आ जाती है आपकी मैग्निफिकेशन माइनस एफ ओ बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाय डी, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में एक रखनी होगी। अब यहाँ पे अपन एक चीज और ऑब्जर्व करें कि अगर अपन को इन्फिनिटी पे इमेज बनानी है तो इसका साफ सा मीनिंग ये भी होता है कि एफ ओ प्लस एफ ई बराबर, यहीं पे लिख देता हूं, एफ ओ प्लस एफ ई बराबर ट्यूब लेंथ, ठीक है। तो ये आपकी जो ट्यूब लेंथ होती है ना, मतलब इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, मतलब ये दोनों की जो एडिशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी इन्फिनिटी पे इमेज बनानी है तो इतनी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है। तो अगर अपन को इसके लिए इन्फिनिटी पे बनाना है तो यानी यहाँ पे फोकल लेंथ पे बनना चाहिए, और यहाँ पे फोकल लेंथ का मतलब है ये डिस्टेंस एफ ऑलरेडी होता है, क्योंकि ये तो एफ ही होगा ना मेरे भाई, इन्फिनिटी से आ रहा है ना स्टार का इमेज, तो एफ पे ही बनेगा ये तो। और यहाँ पे अगर आपको वापस इन्फिनिटी लेके जानी है तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, एफ ई, ठीक है ना। और अगर बाय द वे ऐसा हो जाता है कि नियर पॉइंट अगर आपका नहीं है, ठीक है, नियर पॉइंट नहीं है तो आपका, सॉरी नियर पॉइंट अगर है, मतलब डी पे अगर बन रहा है तो क्या हो जाएगी वैल्यू, एल की एफ ओ प्लस एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी। अब इनका डेरिवेशन कराने का देखो कोई सेंस नहीं है ज्यादा, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको कंफ्यूज ही होगी उससे। आप खुद से ट्राई करिए, मैं आपको मेथड बता दिया है, यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया कि भाई कैसे आप सोच सकते हो एंगल्स वगैरह, किसको अपन मैग्निफिकेशन लेते हैं, वो सब मैंने आपको बताया है। आप भी उसके बारे में थोड़ा सोचिए। मतलब यहाँ पे मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो बीटा अपॉन अल्फा होगी, ठीक है, एंगल्स अपन बीटा और अल्फा लेते हैं। तो ये जो स्लाइड में दिख रहा है ना आपको, ये आपके दिमाग में होना चाहिए एकदम से, ठीक है, एकदम से दिमाग में आपके होना चाहिए कि भाई क्या है, ठीक है। ये आपका होता है मैग्निफिकेशन, ये होती है ट्यूब लेंथ फॉर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, और ये होती है मैग्निफिकेशन फॉर नियर पॉइंट, और इंफिनिटी पे या नॉर्मल एडजस्टमेंट पे ये होती है, ठीक है ना। तो यार ये मैंने आपको दोनों चीजें बता दिया। अब यहाँ पे और भी चीजें होती हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ये वो चीजों के बारे में यार हम डिस्कशन नहीं करेंगे, वो आपकी इतना सिलेबस में नहीं है, आपको जेईई मेन है ना, रविंद्र सेंस के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा कभी आए नहीं है ना, और आप कंफ्यूज ज्यादा होंगे। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि एटलीस्ट ये दिमाग में होना चाहिए। बाकी आप पढ़ सकते हो, आपको किताबों में मिल जाएंगे, गैलीलियन टेलीस्कोप मिल जाता है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप मिल जाता है, फिर पता नहीं और भी बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट होती है, इसकी कोई एंड नहीं है, समझ लो, इस चीज की कोई एंड नहीं है। मतलब आप इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कवर करने पे जाओगे ना, कोई एंड नहीं है इसका, बहुत सारी चीजें बनी हुई दुनिया में, ठीक है। तो अपन को एक जगह रुकना पड़ता है कि भाई इतना अपन कवर करके जाएंगे। तो एक भले एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आप चाहो तो और देख सकते हो, ठीक है। जस्ट ये अब एक्स्ट्रा चीज है, मैं बिन मतलब की चीजें करा रहा हूँ, और केवल इसलिए कि यार कोई बच्चा भी बोलेगा कि अरे आपने ये चीज नहीं कवर कराई भैया, तो ये देख लेते हैं अपन यार फटाफट से ना। तो इसमें क्या करते हैं अपन कि इसमें देखो, तो अपन ने पहले जो टेलीस्कोप देखा ना अभी, टेरेस्ट्रियल सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसमें क्या था, अपन ने दो लेंस घुसा रखे थे। दो लेंस में क्या होता है यार कि इमेज जो बनती है ना इन्वर्टेड बन रही थी, देखा आपने। इन्वर्टेड इमेज में देखो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम ये हो जाती है बस कि यार इन्वर्टेड इमेज जो होती है ना वो एस्ट्रोनॉमिकल चीजों में ठीक है, क्योंकि आप सन को उल्टा देख रहे हो, सीधा देख रहे हो, सैटर्न को उल्टा देख रहे हो, सीधा देख रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप धरती पे जैसे कोई चीज दूर की देख रहे हो ना, कि यार आपने पड़ोसी के घर में जाके तामझाम कर रहे हो, वहां पे यार आपको फिर सीधा देखना पड़ता है माल, वरना उल्टा दिखेगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यार क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। अब देखने में लग जाना भी, मजाक कर रहा हूँ, पता नहीं घर पे जाके भी करने लगे कुछ भी, ठीक है, ये मजाक है। मतलब आप अगर धरती पे कोई चीज देख रहे हो, पेड़ पे चिड़िया देख रहे हो, तो वहां पे आपको उल्टा दिखने में सही नहीं रहेगा, सीधा दिखना चाहिए। तो इसलिए अपन ने क्या किया, एक और लेंस घुसा दिया, ठीक है, एक और लेंस अपन ने यहाँ पे घुसा दिया, ठीक है, बीच में अपन ने यहाँ पे एक और लेंस घुसा दिया है। तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं करता है, आपको मैं रे डायग्राम बना के बता देता हूँ फटाफट से। जैसे आपके लेंसेज हैं, ठीक है, इसकी इमेज यहाँ बन गई उल्टी, ठीक है, और ये इस वाले लेंस से पास होगी और ये यहाँ पे जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ, और यहाँ पे ये होके यहाँ पे फाइनल इमेज आपकी कहीं बनेगी, तो ये सीधी इमेज बन जाएगी। मुझे पता है बहुत ही क्रूड सा डायग्राम है, ठीक है, बट मुझे आइडिया समझाना था कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में ऐसा कुछ होता है, ये आइडिया मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, ठीक है। इसमें मैग्निफिकेशन भी आपकी हो जाती है एफ ओ बाई एफ ई, ठीक है, और नियर पॉइंट में भी सेम फॉर्मूला है, एफ ओ बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई
डी, सेम है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। और लेंथ की बात करें तो वो हो जाती है आपकी L इक्वल टू FO प्लस 4FE, सॉरी प्लस 4F प्लस FE। ये F क्या है, बीच वाले लेंस की जो फोकल लेंथ है वो, ठीक है। और आपकी जो लेंथ कितनी हो जाएगी, वही 4F डाल दो बीच में, बस, ठीक है ना। बस यार, अब इसके बाद और भी है गैलीलियन टेलीस्कोप, उस पे जाना भाई, अब इसके आगे बढ़ना भी सही नहीं है, ठीक है। अब आप एनसीईआरटी में जाओगे ना, वहां पे तो आपको रिफ्लेक्शन वाले टेलीस्कोप भी मिल जाएंगे, जिनमें अपन क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस वगैरह लेके यहाँ पे केज के अंदर एक आदमी को बैठा के ऐसा कुछ करते हैं भाई, वो सब अब आप जाके एनसीईआरटी में देख सकते हो। तो चलो यार, अब यार इसके बाद बहुत ज्यादा हो रहा है, अपन यहाँ पे खत्म करते हैं चैप्टर। अपने क्या क्या देखा, आपने सबसे पहले समझा आई के बारे में, बेसिक डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं वो समझे कि कैसे उनको क्योर किया जाता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस कई बार बोर्ड में बन जाते हैं कि यार आपके दादाजी को कितनी फोकल लेंस का चश्मा लगे, तो आपको वहां पे क्या ध्यान रखना है कि यार आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अगर आपने डी पे बनाया हुआ है ना, तो उसकी इमेजेस आपकी बिल्कुल सही बन जाए, ये आपका होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका अल्टीमेट पर्पस रखना है आपको, ये ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करना है। एनसीईआरटी में बहुत एग्जांपल मिल जाएगा, आप उनको कर सकते हो, ठीक है। फिर अपन ने देखा क्या क्या लेंसेज वगैरह कैसे काम करते हैं और विजुअल एंगल क्या होता है, ठीक है, और कैसे अपन मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हैं। फिर अपन ने देखा कुछ सिंपल टेलीस्कोप की वर्किंग देखी, कैसे क्या काम करता है, वो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि कैसे मैनिपुलेशन होती है। फिर अपन इसी के बेसिस पे कंपाउंड के अंदर गए, जिसमें मैंने आपको बोला कि आप प्लीज खुद से ट्राई करें, उसका फॉर्मूला डेराइव करेगा, डायरेक्शन मैंने दी थी, ट्राई आप खुद करेंगे, और नहीं ट्राई करोगे फिर यार बाद में टफ क्वेश्चन आएंगे, फिर आप उलझोगे, ठीक है। मेरा तो कुछ भी नहीं होगा, आपको उलझना पड़ेगा फिर क्वेश्चन से, टफ क्वेश्चन से, ठीक है। फिर अपन ने देखा टेलीस्कोप के बारे में, टेलीस्कोप अपन देखे, टेलीस्कोप देखे अपन ने, उसमें भी दो तरह के देखे अपन, एस्ट्रोनॉमिकल देखा, टेरेस्ट्रियल देखा, है ना। और बस ठीक है, इतने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत है यार जिंदगी में, इससे ज्यादा देखने का अपना नहीं है। चलो यार, ऑल द बेस्ट, है ना, खत्म ये चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट, और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।